ये स्टोरी बहुत हाई बढ़िया है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द अनसीन हस्बैंड चैप्टर 1 ट्रैफिक जाम। रास्ता पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। भीड़ में फंसी हुई एम्बुलेंस से किसी औरत की बहुत जोर जोर की चीख सुनाई दे रही थी। अंदर एक औरत पूरा पसीने से सनी हुई है और जोर जोर से चीख रही है। रोड पूरा भरा होने के बावजूद भी आसपास के गाड़ियों में जो लोग हैं वो इस औरत की चीख सुन पा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो उसके दर्द से चीखने की आवाज़ से करा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उसके चीखने से तंग आ गए हैं। कोई तो एम्बुलेंस के अंदर झांकने के लिए उसके पास भी चला गया था। एम्बुलेंस के अंदर जिन्होंने झांका उनको पता चला कि ये औरत इतना चीख क्यों रही है। अंदर एक औरत, अगर प्रॉपर्ली बोला जाए तो बिन बिहाई लड़की लेबर पेन में चीख रही है। लड़की की एज होगी करीब 20 साल के आसपास। सांवला रंग, दिखने में ठीक ठाक, कोई उसका चेहरा बुरा भी नहीं बोल सकता और उतना अच्छा भी नहीं। नाक एकदम स्ट्रेट, होठ हल्का ब्राउन, लेकिन आंखें उसकी थी कातिलाना। फेस में उसकी आंखें ही ऐसी थी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। एकदम बड़ी बड़ी दो आंखें जो पूरा पानी से भरा हुआ था। बाल उसके छोटे छोटे थे, कंधे तक ही आते हैं, और दर्द की वजह से वो इतना चीख रही थी कि उसके सारे बाल मुंह पर आ गए थे और मुंह पूरा लाल हो चुका था। बॉडी में जो सबको बाहर से दिखाई दे रहा था वो था उसका पेट। उसका पेट इतना बड़ा हो गया था कि बाहर से लोग उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। सब उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो गए और भगवान से प्रे करने लगे कि इस बेचारी और इसके बच्चे को कुछ ना हो, दोनों सही सलामत रहे। लड़की इन सब से पूरा बेखबर थे। उसे सिर्फ अपने दर्द और अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। इतनी दर्द में भी वो सोच रही थी कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो वो जिंदा कैसे रह पाएगी। शायद सारी माँ ऐसी ही होती है, अपने से पहले उन्हें बच्चों की चिंता सताती रहती है, और यही बच्चे एक दिन बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उस लड़की के साथ एक बूढ़ी औरत है। वो लड़की का हाथ कस के पकड़ी हुई है और उसे दिलासा दिए जा रही है, लेकिन ये ट्रैफिक था कि क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एम्बुलेंस पर और किसी को न देखकर बाहर कुछ लड़के एम्बुलेंस के पास आकर पूछा, अम्मा आपके साथ कोई और नहीं है? आप बूढ़ी औरत इस बेचारी लड़की को अकेली कहाँ संभाल पाएगी? तो उस औरत ने कहा, नहीं बेटा, इस बेचारी लकड़ी का कोई नहीं है। घर परिवार सब ने इसको छोड़ दिया, ये मेरे साथ ही रहती है। किसी ने पूछा, और इसका पति, वो क्यों नहीं है इसके साथ? ये प्रश्न सुनकर तो उस लड़की की चीख भी एक बार के लिए रुक गई थी। इसके जवाब में औरत बोली, नहीं पता बेटा, जब ये मेरे पास आई तब से ही ये पेट से है। लेकिन पति के बारे में कुछ नहीं बोलती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी सदी हुई भी है या नहीं। बस लड़की बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो गया और इस लड़की को भी इस हालत में सहारा भी मिल गया। किसी लड़के ने बाहर से बोला, अम्मा आप बहुत अच्छी हो। न जान न पहचान एक लड़की को यूं ही अपने पास रख लिया। अम्मा बोली, बेटा बातें तो होती ही रहेगी, लेकिन इसे पहले हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ करो, ये ट्रैफिक तो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। वो लड़के सोच रहे थे कि ये अम्मा तो सही बोल रही है, इसे अभी अगर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो शायद ये लड़की और इसका बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। तो वो सब सोचने लगे कि ये ट्रैफिक कैसे क्लियर किया जाए। फिर उनमें से ही किसी ने कहा, यार ये ट्रैफिक तो क्लियर नहीं कर सकते इतनी जल्दी, कुछ और सोचो। तो सब साथ में बोले, चलो इसे हम सब मिलकर हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर वो लोग चल पड़े उस लड़की को मदद करने के लिए। सब मिलकर उसे उठाया। वो भारी तो नहीं थी, शरीर उसका छोटा सा ही था, लेकिन बच्चा पेट में होने के लिए वो बहुत भारी हो गई थी, और 4 लड़के मिलकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। किसी तरह उठाकर ले गए वो लड़के बेचारी लड़की को, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि उनको बहुत तकलीफ हो रही थी लड़की को ले जाने में। एक तो वो भारी बहुत थी और उसके साथ वो इधर उधर घूम रही थी बहुत दर्द में, और चीख भी रही थी। रास्ते में सब ये घटना बहुत उत्साह से देख रहे हैं, सब मजे ले रहे थे। हेल्प करने कोई नहीं आया। कोई तो इतना बेशर्म था कि वो रिकॉर्ड करने लगा ये सीन। सब उन लड़कों को चीयर भी कर रहे थे। इस वजह से वो उत्साहित होकर उस लड़की को और ताजी से हॉस्पिटल के तरफ ले जाने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ लिया था। कुछ दूर जाते ही वो बहुत थक गए। हॉस्पिटल अभी बहुत दूर था। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त अचानक एक कार आकर उनके सामने रुकी, जो कि ट्रैफिक के पहले लाइन पर खड़ी थी। उसके अंदर से एक टल मस्कुला आदमी निकला और बोला कि आप मेरे कार से इस लड़की को ले जा सकते हैं हॉस्पिटल। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू। उनमें से कोई भी उस व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन हेल्प पाकर वो बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की वो विफल नहीं गया। ये लड़की शायद अब हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। वो लोग उस लड़की को जल्दी से गाड़ी में सुलाया। लड़की पूरा पसीने से लथपथ थी। उसे गाड़ी के सीट में बिठाने से ही वो सीट गंदी हो गई।
क्योंकि शायद लड़की का जन्म देने का टाइम आ गया था तो उसके अंदर से पानी भी निकल रही थी। लेकिन गाड़ी के मालिक को इससे कुछ ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। वो ईजिली ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के तरफ चला गया। वो लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उसने इनमें से किसी को भी साथ नहीं लिया हॉस्पिटल जाने के लिए। वो लोग पीछे मुड़कर उन अम्मा को ढूंढना चाहा तो पता चला अम्मा या एम्बुलेंस कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो लड़के एक दूसरे के तरफ देखने लगे और सबके मन में एक ही ख्याल था, क्या वो सपना देख रहे थे? चटू हवा का झोंका। मुंबई की हाई ट्रैफिक के बावजूद एक ब्लैक कार बहुत स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। स्पीड तो इतना था कि लोग उस कार को देख भी नहीं पा रहे थे। एक चेक पोस्ट से कुछ पुलिस की गाड़ियां उस ब्लैक कार को फॉलो करने लगी, लेकिन उस कार का स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस की गाड़ियां उस कार को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल तक आ गई। वो गाड़ी रुकी। पुलिस बाहर निकलकर उस कार की तरफ बढ़ने लगे धीरे से। उनको लग रहा था कि ये कोई आतंकवादी तो नहीं है। कुछ देर तक सब कुछ साइलेंट था। उसके बाद ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुला। पुलिस भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन तभी दरवाजे से बाहर एक पैर निकला। उस पैर को देखकर पुलिस तो दंग रह गए। ये पैर देख के लग रहा था कि ड्राइवर कोई औरत है, और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है कि औरत बूढ़ी है। ये वेस्टर्न कल्चर में से नॉर्मल है कि कोई औरत या बूढ़ी औरत ड्राइविंग करे, लेकिन इंडिया में ये नॉर्मल कतई नहीं है। और वो भी इतनी स्पीड से ड्राइविंग कर रही थी कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। ये तो एकदम रेसिंग ड्राइवर से भी ज़्यादा तेज थी। औरत को देखकर सारे पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे। फिर उनमें से किसी को ध्यान आया और वो उनके सीनियर ऑफिसर को बोला, सर इस औरत को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। इसने एक्सीडेंट तो नहीं किया लेकिन ट्रैफिक सिग्नल तो तोड़ा है। और आप सोचिए अगर इस स्पीड से इसने किसी को धक्का मारा होता तो क्या वो आदमी अभी जिंदा रहता? बूढ़ी औरत सोचकर आप इसे छोड़ मत देना। लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही उस बूढ़ी औरत ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया था। उसने बेचारी सी मुंह बनाकर ऑफिसर के तरफ देखा और आंखों के पानी को पोंछते हुए बोलने लगी, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए गाड़ी के अंदर मेरी पोती बच्चे को जन्म देने के लिए कराह रही है। अगर इतनी स्पीड से नहीं चलती तो वो बेचारी मर जाती, और उसका बच्चा भी। आप सब मुझसे पूछताछ कर लेना लेकिन पहले इसे हॉस्पिटल में ले जाने दीजिए। सारे पुलिस वाले गाड़ी के सामने गए और बैक सीट के तरफ झांका तो देखा सच में एक प्रेग्नेंट लड़की खून से लथपथ गाड़ी में बेहोश पड़ी हुई है। उन सबको लगा कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में भर्ती करनी चाहिए। इसी टाइम हॉस्पिटल के स्टाफ स्ट्रेचर लेके आ गए थे। पुलिस वाले सारे साथ मिलकर उस लड़की को उठाया और स्ट्रेचर में डाल दिया। लड़की को होश नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने जब उस लड़की को छुआ तो बूढ़ी औरत के आंखों में गुस्से की लाल अंगारें दिखाई दे रही थी। कौन है ये औरत? और वो हट्टा कट्टा आदमी किधर गया जो इस लड़की को लेकर गाड़ी में बैठा था? और उस वक्त ये औरत गायब कहाँ हो गई थी? यही सब सवाल आप रीडर्स के दिमाग में आ रही है ना? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेगा। आप इस स्टोरी को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, पुलिस वाले सब मिलकर उसे हॉस्पिटल के अंदर ले गए। इतने सारे पुलिस को साथ में देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ्स तो शॉक्ड रह गए। उन्हें लगा कि ये शायद कोई जानी मानी हस्ती है जिसे इतना ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन से यहाँ लाया गया है, या तो ये कोई फेमस आदमी की बीवी है और किसी बड़े बिजनेसमैन की लड़की, या फिर एक बहुत बदनाम क्रिमिनल भी हो सकती है। जो भी हो उन्हें तो उनका काम करना ही पड़ेगा। तो सब नर्सेज और डॉक्टर मिलकर उस लड़की को इमरजेंसी में भर्ती किया। लड़की का बहुत खून बह गया था। वो और उसका बच्चा दोनों ही बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। उसे इमरजेंसी में ले जाने के आधा घंटे बाद एक नर्स आए और उन पुलिस वालों में से सीनियर को पूछा, इस लड़की का पति कौन है? तभी जैसे कोई जादू का जाल टूटा और सारे पुलिस वाले किसी भ्रम से निकले। सारे पुलिस वाले एक दूसरे के तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ लास्ट आधे घंटे में। किसी ने ऑफिसर को धीरे से बोला, सर वो औरत। ऑफिसर गुस्से से तिलमिला गया। वो भागता हुआ बाहर के तरफ जाने लगा। तभी नर्स चिल्ला कर बोली, आप में से बच्चे का बाप कौन है? लड़की और बच्चा दोनों ही बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप बोलिए हम किसे बचाए? थोड़ी और देर हुई तो दोनों ही मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ऑफिसर रुक गया और बोला, एक औरत आई थी उसके साथ। पति वाती तो नहीं था शायद। नर्स फिर बोली, तो उस औरत को बुलाए। वो अपनी कोई हुई तो वो भी साइन कर सकती है। नर्स और ऑफिसर जब बातें कर रहे थे तो एक पुलिस वाला बाहर चला गया था। वो भागते भागते आया और बोला, सर वो औरत बाहर कहीं नहीं दिख रही है। अभी तो ऑफिसर का दिमाग घूम गया। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। लड़की की जान खतरे में है और उसकी कोई घरवाले भी पास में नहीं है। वो सोचने लगा, लड़की को बचाना ही ह्यूमैनिटी है। बच्चा तो अभी जन्म भी नहीं लिया।
और अगर लड़की मर गई तो कौन इस बच्चे का ध्यान रखेगा। ये सब जब वो ऑफिसर सोच रहा था तब एक बड़ा हवा का झोंका आया और वो नस गिरते गिरते बची। पुलिस वाले भी हिल गए। उस झोंके को इमरजेंसी के तरफ बढ़ता हुआ वो सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो सब एक दूसरे को ताकते रहे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद नर्स को याद आया कि इमरजेंसी टेबल पर बेचारी लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तब वो जल्दी से ऑफिसर को बोली, देखिए आप पेशेंट को लेकर आए थे, आप ही साइन कर दीजिए। अभी अगर घर वालों को ढूंढने गए तो और देर हो जाएगी और फिर हमारे लिए करने को कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर ऑफिसर ने जल्दी से उस नर्स के हाथ से फ़ोन लिया और साइन कर दिया। नर्स दौड़ के इमरजेंसी के अंदर गई, लेकिन उसके लिए इमरजेंसी में कोई और ही शॉक इंतजार कर रहा था। पुलिस वाले बाहर आपस में डिस्कस करने लगे कि अभी अभी उनके साथ क्या क्या हुआ। कैसे एक गाड़ी को चेंज करते करते वो लोग एक इमरजेंसी रूम के बाहर एक लड़की और एक बच्चे की जिंदगी और मौत का फैसला कर लिया। सबसे ज़्यादा शॉक तो ऑफिसर था। उसने एक जोर का पुश फील किया था जब वो हवा का झोंका उसके पास से होकर निकली। उसे डेफिनेटली पता है वो पुश एक हटकट्टे जवान आदमी का था। लेकिन जब वो देखने गए तो वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये किस भूतिया कारनामों में फंस गया। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसने बाकी सारे पुलिस वालों को ऑर्डर दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गए। वो इतना शॉक थे कि उस बूढ़ी औरत को भी उन्होंने फिर से नहीं तलाशा। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 3 द डेड बेबी। नर्स जब अंदर गई तो वहाँ पर उसने एक अलग ही सीन देखा। उसने देखा कि एक मरा हुआ बच्चा हेड डॉक्टर के हाथ में था, लेकिन वो दुखी न होकर बहुत ज़्यादा शॉक था और बच्चे को घूर रहा था। वो डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर आई एम वेरी सॉरी कि बच्चे को बचाया नहीं गया। माँ ठीक है या नहीं? सॉरी डॉक्टर, मुझे साइन लाने में लेट हो गया। असल में बाहर। नर्स बोलते बोलते रुक गई ये देखकर कि डॉक्टर तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है और सब कुछ इतना शांत है जैसे कि किसी ने उन्हें जादू से सुला दिया हो। वो डॉक्टर को हाथ लगाने की सोच ही रही थी कि उसने फिर से वही हवा का झोंका अपने पास से गुजरते हुए महसूस किया। अब वो शॉक्ड हो गई और उसे भी डर लगने लगा, क्योंकि उसने भी महसूस किया किसी आदमी ने उसे हटाकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। दरवाज़ा जोर से बाहर से बंद हो गया और जैसे कोई जादू टूटा अंडस को डॉक्टर लोग सब होश में आ गए। ये देखकर नर्स और ज़्यादा डर गई। हेड डॉक्टर मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वो सब बहुत कंफ्यूज्ड थे कि पिछले 10 मिनट में उनके साथ क्या हुआ था। नर्स हकलाते हुए बोली, डॉक्टर ये बच्चा। नर्स को हकलाते हुए देखकर डॉक्टर को गुस्सा आ गया। वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये नर्स उसे तंग कर रही है। वो बोला, हकलाना छोड़कर बोलोगी क्या बोलना है? नर्स डॉक्टर के गुस्से की आवाज़ से और ज़्यादा डर गई और जल्दी से बोली, डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? बच्चा मरा हुआ है, क्या माँ ठीक है? और मैं जब अंदर आई तो सब ऐसे स्टैच्यू की तरह क्यों खड़े हुए थे आप लोग? ये सब सुनकर डॉक्टर और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उनके टीम मेंबर्स को ऑर्डर दिया, छोड़ो ये सब और रिपोर्ट बनाओ कि बच्चा मारा हुआ है और माँ भी ठीक है। लड़की का खून इतना बह गया है कि इसका दूसरी बार माँ बनना मुश्किल है। ये बोलकर वो मरे हुए बच्चे को नर्स को पकड़ा दिया और नर्स को इंस्ट्रक्शन दिया, बॉडी को डिस्पोज कर दो। नर्स फिर बोली, लेकिन डॉक्टर क्या आप इस बच्चे को उसकी माँ को भी नहीं दिखाएंगे? डॉक्टर चीरते हुए बोला, देख नहीं पा रही हो क्या इस माँ बच्चे के लिए कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है? कुछ और अजीब हुआ तो हाय आपको क्या जवाब दूंगा मैं? ये लड़की होश में आते ही इसे भी डिस्चार्ज कर देंगे। अब जाओ, जितना बोला गया है उतना करो। ये सुनकर नर्स चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे इस बेचारी माँ के लिए बहुत दुख हो रहा था। इसका बच्चा भी मर गया और वो उसे देख भी नहीं पाएगी। नर्स सोचने लगी, पता नहीं लड़की अनाथ है या घर वालों ने इसे छोड़ दिया। इतना दुख बेचारी कैसे झेल पाएगी अकेली? सब भगवान भरोसे। जब नर्स ये सब सोच रही थी तब कोई हवा में मिलकर उसके सोच को सुन रहा था, लेकिन नर्स इससे पूरी बेखबर थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर से जिसके बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हो आप। तो चलिए आपको बताते हैं इस लड़की के बारे में डिटेल्स। तो ये लड़की मुंबई के बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट सोनी दुबे की एकलौती लड़की है, दीक्षा दुबे। दीक्षा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। मम्मी पापा की परी थी वो। उसको उसके मम्मी पापा पलकों में बिठ के रखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी ये हालत हो गई? तो आपको शुरू से बताते हूँ। दीक्षा बहुत समझदार और प्यारी लड़की है। वो इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद उसके मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी हम्बल बैकग्राउंड से है। दिखने में भी वो उन अमीर बाप की बाटियों की तरह नहीं थी जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर डिस्को में जाए। वो हमेशा कुर्ती और लेगिंग्स पहनती थी, मेकअप एकदम नहीं करती थी और शरीर का रंग भी थोड़ा दबा हुआ था। माँ बाप की तरह गोरी चिट्टी नहीं थी वो। कुछ लोग तो बोलते थे वो सोनी और अंजू की बेटी ही नहीं है।
लेकिन उसने कभी इन बातों को अपने मन में नहीं लिया। फिर एक दिन उनके प्यारे से परिवार में तूफान आ गया और उसके मम्मी पापा इन सब के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। और तभी उसे अपने वजूद का सच्चाई पता चला। वो थी ही बहुत शांत और आत्मसम्मान वाली। सच्चाई पता चलने के बाद वो कैसे रहती उस घर में, कैसे वो सब ऐसो आराम को एंजॉय करती जो कि उसका कभी था ही नहीं। निकल गई वो घर से बिना कुछ लिए ही। उसके माँ पापा का दिया हुआ कुछ अपने साथ नहीं लाई सिवाय उस ड्रेस के जो कि वो पहनी हुई थी। अभी आप सोच रहे होंगे टॉपिक तो बताओ, हुआ क्या था? थोड़ा सब्र कीजिए और स्टोरी को पढ़ते रहिए। सोनी और अंजू की एक बेटी तो थी, लेकिन वो बेटी दीक्षा नहीं थी। सोनी और अंजू अपने न्यूबॉर्न बेबी गर्ल को लेकर पूजा करने मंदिर गए थे। डॉक्टर ने बताया बच्ची ज़्यादा देर तक बचेगी नहीं, इसके हार्ट में बहुत बड़ा छेद है, ऑपरेशन करने से कुछ नहीं होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तब से ही वो दोनों सूटेबल हार्ट ढूंढ रहे थे। उनको पता था वो शायद बच्ची को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी एक न्यूबॉर्न हार्ट कहाँ मिलेगी। तो वो लोग भगवान से प्रार्थना करने आ गए। उन्हें लगा अब चमत्कार ही बच्ची को बचा पाएगी। वो मंदिर में जो आस लेकर आए थे वो पूरा भी हो गया। मंदिर के सीढ़ियों में किसी ने एक न्यूबॉर्न बच्ची छोड़ के चला गया था। उसको देखकर लग रहा था वो किसी गरीब घर में जन्मी होगी। अंजू जल्दी से बच्ची के पास गई और उसे गोद में ले लिया। सोनी भी खुश हो गया। वो बोला देखो भगवान ने कितनी जल्दी हमारी मनोकामना पूरी कर दी। इस बच्ची का हार्ट लेकर हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड। चफोर एक अनजान बच्ची। जब सोनी ने देखा छोटी बच्ची को मंदिर के सीढ़ियों में तो उसके मन में अपने बच्ची को बचाने की आस जगी। तो वो अपने पत्नी अंजू को बोला देखो भगवान ने कितनी जल्दी हमारी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने इस बच्ची को भेजा हमारे दीक्षा को बचाने के लिए। ये सुनकर अंजू का पूरा शरीर सिहर उठा। वो एक माँ है और उसे अच्छी तरह से पता है कि एक बेबी को पैदा करने में कितना दर्द होता है। वो किसी माँ से उसकी बेटी को छीनना नहीं चाहती है अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। उसने कहा देखो जी ये भी एक बच्ची है किसी माँ की। इसके माँ को कैसा फील होगा अगर इसके साथ हमने ये किया तो। सोनी बोला अगर इसकी माँ को इसकी उतनी ही फिक्र होती तो मंदिर के सीढ़ियों में यूं फेंक के न जाती। ये सुनकर अंजू बोली लेकिन अपने बच्चे के लिए किसी और के बच्चे की जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। सोनी अंजू के सारे बातों को नज़रअंदाज करके उस बच्ची को और अपनी बच्ची दीक्षा को लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाके वो उस डॉक्टर के पास गया जो दीक्षा का इलाज कर रहा था और जाकर बोला डॉक्टर एक बच्ची को लाया हूँ, आप देखिए इसका हार्ट मेरी बेटी से मैच करता है या नहीं। डॉक्टर ने देखा सोनी के गोद में एक खिलखिलाती हुई बच्ची है। वो इस आदमी की दरिंदगी देखकर हैरान रह गया और सोचा कोई कैसे अपने लिए किसी छोटी सी बच्ची का जान ले सकता है। सोनी फिरे बोला डॉक्टर जल्दी से चेक कीजिए, मेरी बच्ची के पास उतना वक्त नहीं है। डॉक्टर बोला ये लड़की कौन है? आपकी कोई जान पहचान वाले की बेटी है, उनका परमिशन मिला आपको? सोनी जल्दी से बोला अरे नहीं नहीं डॉक्टर, कोई दरिंदा ही छोटी बच्ची को मारना चाहेगा। ये कौन है मैं नहीं जानता, मंदिर के सीढ़ियों में मिली, शायद इसे इसका परिवार नहीं चाहता है, इसी वजह से मैं इसको ले आया। मेरी बच्ची को बचाने का काम तो करे ये सुनकर डॉक्टर बोला क्या इसीलिए आप एक बच्ची को मरने का हक रखते हैं क्योंकि उसका कोई नहीं है? ये बात सुनकर सोनी बोला ओहो डॉक्टर अब आप मानवतावादी बातें शुरू मत कर दो, मुझे अच्छे से पता है इस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या होता है। ये सुनकर डॉक्टर का मुंह सफ़ेद पड़ गया। वो बोला आपका मतलब क्या है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? सोनी बोला जरूर धमकी दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपने मेरी बच्ची को नहीं बचाया तो आपको मेरे पावर के बारे में अच्छे से पता है। मैं आपके इस हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं रखूंगा। डॉक्टर गुस्से से बोला दरिंदा है आप, एक छोटी सी बच्ची को मारने को बोल रहे हैं? क्या आप लोग दरिंदे नहीं हैं जो एडल्ट्स को उनके ऑर्गन के लिए मार डालते हैं? हम मारते नहीं है, उनका कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल होता है, लेकिन उन्हें बचाया तो जा सकता है ना। ऐसे ही बहुत देर तक उनमें बहस होती रही। एट लास्ट डॉक्टर को सोनी के पावर के आगे झुकना पड़ा और वो ऑपरेशन के लिए मान गए। इस टाइम तक अंजू भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसे पता था कि उसका पति अगर कुछ करना चाहे तो वो करके ही रहता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनी खड़ा हुआ था और ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलते हुए देखकर अंजू को पता चल चुका था कि अंदर क्या चल रहा है। अंजू बहुत नर्म दिल की औरत थी। उसे अपनी बच्ची को बचाने की खुशी की जगह एक मासूम के जान जाने का दर्द हो रहा था। वो जानती थी कि उसके पति को कुछ भी बोलना बेकार है। वो चुपचाप साइड में खड़ी हो गई और गॉड से प्रार्थना करने लगी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ अलग ही सीन चल रहा था। डॉक्टर तो मान गया ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन क्या ये बच्ची नॉर्मल थी जिसके हार्ट को निकालकर दूसरे को दिया जाए? डॉक्टर जब बच्ची का चेकअप कर रहा था तो इस बच्ची के फीचर्स देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया। इस बच्ची का हार्ट किसी पानी में रहने वाले जीवों की तरह है।
इसका हॉट दीक्षा के हॉट से न केवल मिसमैच है, बल्कि ये तो अलग ही स्पीसीज है। और कुछ शॉकिंग चीज़ डॉक्टर के सामने आई। इस लड़की का लंग्स नहीं है, इसका सांस यंत्र भी एकदम किसी मछली की तरह है। ये सब जानकर डॉक्टर हैरान परेशान हो गया, और जो डॉक्टर इस बच्ची को डिफेंड कर रहा था वही इससे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अब वो दौड़कर ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाने के लिए घुमा, लेकिन उसके सामने मिस्टीरियसली कोई लेडी हुड में आकर खड़ी हो गई। वो बोली, मुझे पता है तू मेरी बच्ची के साथ क्या करना चाहता है। फिर उसने डॉक्टर का सिर एक हाथ से पकड़ा और कुछ अजीब सी आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगी। फिर वो डॉक्टर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर जागा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम था, इसीलिए उसके साथ एक नस भी नहीं थी। वो सोच रहा था, इतने क्रिटिकल वक्त में मैं सो कैसे सकता हूँ। ये सोचकर उसने खुद को ही एक टिप्पणी मारी और ऑपरेशन टेबल के तरफ घुमा तो देखा दीक्षा की सांस रुक गई है और वो बच्ची खेल रही है टेबल के ऊपर। डॉक्टर पूरा डर गया, उसे लगा मेरी जान तो गई। अगर सोनी जी को पता चला कि मैं ऑपरेशन करते करते सो गया और उनकी बेटी की मौत हो गई तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। फ्यू 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 फ्यू। फिर उसको ख्याल आया, अरे इस जगह तो सिर्फ मैं ही हूँ, कोई क्या बताएगा उनको, मैं जो बताऊंगा वही सच होगी। बहुत धमकी दे रहे थे ना मुझे, मैं भी बातें बनाकर उनको बेवकूफ़ बनाऊंगा। वो बाहर जाकर बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सोनी जी, आपके बेटी की हालत बहुत नाजुक थी। वो एनेस्थीसिया का ही डोज नहीं सह पाए और ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी जान चली गई। सोनी गुस्से से जाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़कर बोला, तूने मेरी बच्ची को मार डाला। क्यों? मैंने तुझे ब्लैकमेल किया इसलिए। डॉक्टर एक सेकंड के लिए हड़बड़ा गया, लेकिन अंजू आ गई उसको बचाने। उसने सोनी को खींचकर एक तमाचा मारा और बोली, आपके लिए मर गई मेरी बच्ची। किसी दूसरे की बच्ची को मारने का प्लान किया आपने, इसलिए इतनी जल्दी मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। बेचारी ऑपरेशन टेबल तक भी न पहुंच पाए। फिर वो चीख चीख कर रोने लगी। अंधेरे में से किसी औरत की फुसफुसाने की आवाज़ आए, आई एम सॉरी। सोनी कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गया। फिर वो डॉक्टर से पूछा, दूसरी बच्ची कैसी है डॉक्टर? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो धीरे से डॉक्टर से ये बात पूछा। डॉक्टर हड़बड़ा कर बोला, हाँ वो तो एकदम ठीक है, उसे मैंने छुआ तक नहीं। ये सुनकर सोनी जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। अंजू नीचे बैठी हुई रोए जा रही थी। तभी किसी का हाथ उसके कंधे में आया। उसने सिर उठाकर देखा तो सोनी एक बच्ची को लेकर खड़ा हुआ था और बच्ची उसके तरफ अपने छोटे छोटे आंखों से देख रही थी। सोनी बोला, देखो अंजू, हमारी दीक्षा। अंधेरे में खड़ी वो औरत राहत की सांस लेकर वहां से गायब हो गई। इसी तरह से ये दीक्षा सोनी और अंजू की बेटी बन गई। लेकिन दीक्षा ने ऐसा क्या किया जो वो दोनों ही उससे इतना नाराज हो गए कि उसे उसकी सच्चाई बताने पर मजबूर हो गए। 5 इनविजिबल आदमी। हॉस्पिटल के बेड पर एक पेल लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। लड़की का फेशियल फीचर बहुत क्यूट है, लेकिन रंग थोड़ा दबा हुआ है। उसकी नाक एकदम छोटी सी और होठों का कॉलर ब्राउन है, लेकिन होठ एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसा। बाल एकदम घने काले, छोटे छोटे बाल उसके कंधे तक ही आ रहे थे। बेड पर सोई हुई शांत सी लड़की को देख के लग रहा था कि उसके अंदर जान ही नहीं है, लेकिन बीच बीच में उसकी सांसों की आवाज़ सिग्नल दे रही थी कि लड़की जिंदा है। पास में रखी सोफे की गद्दी थोड़ा अंदर धसी हुई थी। लग रहा था कि उसमें कोई बैठा हुआ है, लेकिन घर के अंदर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। बेड पर लड़की थोड़ा हिली, इसके आई लैशेस फ्लैटर करने लगी। लड़की के हिलते ही पास में सोफे का धसा हुआ गद्दी थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बैठा हुआ आदमी सोफे से उठ गया। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद लड़की आसपास देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ पर है। आसपास की सफ़ेद दीवारों को देखकर उसे ये तो पता चल गया कि वह हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी तक उसे यह नहीं पता है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। पुलिस वालों के साथ आने के कारण उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिली थी। उसे वीआईपी वार्ड में रखा गया था। आसपास देखते देखते उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके हाथों पर हाथ रखे। उसने मुड़कर देखा, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। फिर उसको ध्यान आया कि वह तो हॉस्पिटल आई थी, क्योंकि उसका लेबर पेन शुरू हो गया था। उसने जल्दी से हाथ अपने पेट पर रखा तो पेट को फ्लैट देखकर वो परेशान हो गई। उसे लगा, अगर मेरा बच्चा हो गया तो बच्चा गया कहाँ? मेरे पास वो क्यों नहीं है? ये सोचते ही उसको बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने उसके हाथ पर रखा दूसरी हाथ को कसते हुए महसूस किया, लेकिन वह अभी यह सब सोचने के मूड में नहीं थी। उसे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी। वह अपने बच्चे को देखना चाहती थी। तभी दरवाजा बाहर से खुला। एक डॉक्टर और नर्स चलते हुए अंदर आए। डॉक्टर को देखकर दीक्षा जल्दी से बोली, डॉक्टर मेरा बच्चा किधर गया? वह मेरे पास क्यों नहीं है? आपने क्या उसे कहीं और रख दिया? ये सब सवाल सुनकर डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने नर्स की तरफ देखकर बोला, इसको मेडिसिन दो, ये बहुत कमज़ोर है। नर्स ने सिर हिला दिया।
नस को इस बेचारी लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह उसे कहना चाहती थी कि उसका बच्चा अभी नहीं रहा और उसे दिलासा भी देना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर वह चुप रह गई। दीक्षा ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज थी। उसे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद उसे धीरे धीरे पता चल रहा था कि उसके बच्चे को कुछ हो गया है। वो चीखते हुए डॉक्टर को बोली, डॉक्टर बताइए मेरे बच्चे को क्या हो गया। उसको चीखते हुए देखकर नर्स बोली, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इंजेक्शन लगाने दो मुझे। दीक्षा नर्स की तरफ घूमी और बोली, नहीं चाहिए मुझे इंजेक्शन। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे ठीक नहीं होना, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। उसको ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते हुए देखकर डॉक्टर ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा शांत हो जाओ, ऐसा सबके साथ होता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम अभी छोटी हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर दीक्षा के मन में जो थोड़ी सी भी आस बच्ची थी अपने बच्चे को देखने की, वह भी टूट गई। उसे पता चल गया कि वह जो बुरा बुरा सोच रही थी वही हुआ है उसके बच्चे के साथ। अभी अभी जो दीक्षा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वह एकदम शांत बैठ गई। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गया। डॉक्टर ने ऐसी बहुत सारी रोगियों को देखा है। अपने एक्सपीरियंस से वह बोल सकता है कि अगर कोई रोगी ऐसे शांत हो जाता है तो वह मनोरोग से पीड़ित हो सकता है। ऐसे किसी अपने को खोने के बाद रोगी को रोना ही चाहिए, वरना वो डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टर इस प्यारी सी लड़की को डिप्रेशन में जाते हुए कैसे देख सकता था। वो दीक्षा को बोला, तुम्हें एक लड़का हुआ था, बहुत ही प्यारा था वो, तुम्हारी तरह वो काला नहीं था, बहुत सुंदर और प्यारा था। अब दीक्षा के आंखों में पानी आने लगा। डॉक्टर बोलता रहा, लेकिन तुम्हारी किस्मत देखो, एक बार के लिए अपने बच्चे को भी नहीं देख पाए तुम। ये सब सुनकर अब वो खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रोने लगी। इसी वक्त बेड के पास में रखा मेडिसिन भरा टेबल अचानक गिर गया और एक हवा का झोंका डॉक्टर की तरफ बढ़ा। बस कुछ ही सेकंड में डॉक्टर उड़ता हुआ पास के दीवार में जा टकराया। डॉक्टर महसूस कर सकता था कि किसी हटे कटे आदमी ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया, लेकिन वो अपने सामने किसी को नहीं देख पाया। फिर से ये अजीब घटनाएं देखकर डॉक्टर बहुत बुरी तरह से डर गया। लेकिन इन सब के बाद भी दीक्षा का रोना बंद नहीं हुआ। नर्स भी बहुत डरी हुई थी। वो दरवाज़ा खुलकर जल्दी से बाहर चली गई। डॉक्टर के कमर में इतनी जोर से चोट लगी थी कि वह उठ भी नहीं पाया। कुछ मिनट के बाद दीक्षा शांत हुई। वो फील कर पा रही थी, जब वह रो रही थी तो किसी ने अपने हाथ से उसे सहलाया। अब वो इन सब अजीब चीज़ों से हैबिचुएट हो चुकी थी। वो सोच रही थी, ये है कौन जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ तो रहता है लेकिन सामने नहीं आता। शायद परछाई में छुपा वो आदमी उसकी मन की बातें सुन पा रहा था। उसके सोचने के बाद ही परछाई से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम जब तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हारी सामने आ जाऊंगा। टच तो ठीक था, लेकिन अब आवाज़ भी। दीक्षा का शरीर कांपने लगा। उसे पहले लगता था कि ये सब उसका भ्रम है, अब उसका भ्रम सच्चाई में बदल रहा है। फिर फुसफुसाने की आवाज़ कान में आई, मैं कोई भ्रम नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे की पापा हूँ। क्या तुमने 1 साल पहले उस रात को एंजॉय नहीं किया था? इस सवाल के साथ एक नौटी हंसी सुनाई दी दीक्षा को। अब दीक्षा का दिमाग घूम गया। का उसी रात का फल था दीक्षा का बच्चा। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। ये सब सुनने के बाद वो अपने मरे हुए बच्चे के बारे में भूल गई। उसे डर नहीं लग रहा था, बस उसे जानना था उसकी सच्चाई क्या है। और ये इनविजिबल आदमी जो अपने आप को उसके बच्चे का बाप बता रहा है, वो है कौन? चैप्टर 6 दीक्षा की सच्चाई। वो इनविजिबल आदमी दीक्षा के कान में फुसफुसा रहा था और दीक्षा को एक्सप्रेशन चेंज होती जा रही थी। डॉक्टर को ये सब देखकर समझ आ रहा था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई सुपरनेचुरल पावर का हाथ है। उसको ऑपरेशन के टाइम का कोई भी बात याद नहीं था, वरना उसे पता चल जाता कि इस लड़की के पीछे न कि कोई सुपरनेचुरल पावर का हाथ है, बल्कि ये लड़की भी नॉर्मल नहीं है। ये ह्यूमन नहीं, कोई अलग ही स्पेसीज है। लेकिन उस इनविजिबल आदमी ने ऑपरेशन के वक्त की सारी मेमोरी उसके दिमाग से निकाल दिया था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जो भी हो, डॉक्टर को अच्छे से समझ आ रही थी कि इस लड़की से अगर छुटकारा नहीं मिला तो और कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। वो कुछ हिलते डुलते अपने कमर को पकड़ के उठा और बोला, तुम अभी ठीक हो तो यहाँ से चली जाओ। पता नहीं हो कौन तुम, जब से आई हो कुछ न कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर दीक्षा अपने ख्यालों से बाहर निकली और उसे कुछ देर पहले हुई घटना याद आया। वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी। उसी की वजह से उस इनविजिबल आदमी ने डॉक्टर को इतनी जोर से मारा। डॉक्टर की इंटेंशन अच्छे से समझ रही थी। डॉक्टर उसके अच्छे के लिए उसे रुलाना चाहता था, लेकिन यह अजीब सा आदमी कुछ ना समझ के डॉक्टर को पीट दिया। उसे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा अपनापन भी फील हो रहा था। उसे लग रहा था माँ बाप ने उसे तो छोड़ ही दिया, लेकिन कोई तो है जो उसके लिए फील करता है, उसके लिए सोचता है। ये सब सोचकर उसे अपने दिल के अंदर गर्माहट सी फील हुई।
फिर से दीक्षा के कान में फुसफुसाहट आए, आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ गुस्सा मत होना मुझसे, मुझे लगा यह आदमी तुम्हें रुला रहा है, और मैं उस आदमी को कैसे माफ़ कर सकता हूँ जो मेरे बेबी को रुलाए। दीक्षा को बहुत शर्म आ गई। उसने सोचा, पता नहीं यह आदमी क्या है, कैसे इसे मेरे मन की बातें पता चल जाती है। अब दीक्षा हवा में तो किसी को डांट नहीं सकती थी, तो उसने डॉक्टर को बोला, सॉरी डॉक्टर, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मैं अभी डिस्चार्ज लेकर चली जाऊंगी। ये सुनकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली और बोला, ओक मैं कागजात रेडी करता हूँ, तुम बस साइन कर देना, तुम्हारे घर वाले तो नहीं है साथ में, इसलिए फॉर्मेलिटी तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर लंगड़ाते हुए रूम से बाहर चला गया। ये सब बातों में वो अपने मरे हुए बच्चे को भूल चुकी थी, लेकिन अभी उसे फिर से उसके बच्चे की याद आ गई। जब उसने अपने मम्मी पापा को छोड़ा था तब उसे लगा उसका बच्चा ही अब उसके जीने का मकसद है, लेकिन अब तो ये बच्चा भी नहीं रहा, अब वो कैसे जी पाएगी। ये सब सोचते ही वो फिर से उदास हो गई। उसके हाथों के ऊपर रखा हुआ मास्कुला हाथ उसे फिर से कसता हुआ महसूस हुआ। तब वो अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे लगा उसके हाथ गिले हो गए हैं। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उस आदमी ने उसके हाथ में किस किया, वो भी डीप किस। उसके कान में फिर से फुसफुसाने की आवाज़ आए, अगर फिर से छुड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथों की जगह तुम्हारे होठ होंगे, वुड यू लाइक इट। एक बार फिर नोटी हंसी की आवाज़ आई उसके कान में। गुस्सा तो उसे बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो क्या करे, किसको डांटे, किसके ऊपर गुस्सा करे। फिर से आवाज़ आई, बेबी गुस्सा मत करो ना, ज़्यादा गुस्से से तुम जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। अभी मैं इतना हैंडसम हूँ और अगर तुम बूढ़ी दिखने लगी तो हमारी जोड़ी ठीक नहीं लगेगी ना। दीक्षा का दिमाग गुस्से से फट रही थी, वो और नहीं ले पाई ये सब। चिल्ला कर बाली, कौन तुम्हारे साथ जोड़ी बना रहा है, और हो कौन तुम, दिखते तो नहीं कभी, तो लोग बोलेंगे ही क्या। दीक्षा के कान में जोर जोर की हंसी की आवाज़ आई। दीक्षा को और गुस्सा आया। वो बोली, हंस क्यों रहे हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं भी तो देखूं कितना सुंदर हो तुम। वो आवाज़ फिर से बोला, बेबी इतनी बेसब्री अच्छी बात नहीं है, मैंने तुम्हें बोला ना जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम्हें भी इस फालतू जगह से लेकर जाऊँगा। दीक्षा बोली, नहीं जाना मुझे कहीं भी। वो बोला, अपने बच्चे के पास भी नहीं। अब दीक्षा शॉक्ड हो गई। वो हकलाते हुए बोली, मेरा बच्चा। फिर से आवाज़ आई, नहीं, हमारा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी। प्यार शब्द सुनकर भी अब दीक्षा को गुस्सा नहीं आया। वो तो बेसब्र हो रही थी ये जानने के लिए कि उसका बच्चा सच में जिंदा है या नहीं। उसने जल्दी से पूछा, कहाँ है मेरा बच्चा, प्लीज़ बोलो कहाँ है वो, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे गोद में लेना चाहती हूँ। अब वो आवाज़ दीक्षा को और सुनाई नहीं दिया। दीक्षा परेशान होकर बोली, बोलो प्लीज़। चुप क्यों हो, अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो डॉक्टर ने क्यों बोला कि बच्चा मर गया है। अब वो आवाज़ आई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हारी सच्चाई जाने। मेरी सच्चाई, कैसी सच्चाई, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, तुम मेरी जान हो और बहुत जल्द मेरी बीवी बनने वाली हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे की माँ हो तुम। प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाओ, बोलो मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये बोलते बोलते ही डॉक्टर अंदर आ गया। फिर वो चुप हो गई। डॉक्टर अजीब सी नज़रों से दीक्षा को घूरा। वो ये बातें सुनकर बहुत कंफ्यूज्ड था, लेकिन उसने सोचा कि वो इन सब से जितना दूर रहे उसके लिए अच्छा है। डॉक्टर जल्दी से डिस्चार्ज पेपर्स दीक्षा को पकड़ा कर बोला, इसे साइन कर दो, फिर तुम जा सकती हो। दीक्षा धीरे से डॉक्टर को बोली, डॉक्टर क्या सच में मेरा बच्चा मरा हुआ था। उसके इस सवाल से डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने सोचा, ये लड़की भी शायद मेरी तरह ही कंफ्यूज्ड है, इसे सच्चाई बताना ही सही होगा। फिर उसने बोला, बेटा देखो मुझे पता नहीं तुम कौन हो और कौन सी अजीब सी शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन जब हम लोग तुम्हें ऑपरेशन करने लेके गए तो तुम्हारा बहुत खून बह चुका था और हमें लगा कि हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन देखो तुम मिरेकल से बच गई। इमरजेंसी में तुम्हें ले जाने के 10 मिनट तक क्या हुआ ये हम में से किसी को याद नहीं, लेकिन जब हम सबको होश आया तो तुम्हारा खून बहना बंद हो चुका था और मेरे हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। तुम्हारे साथ जो है मुझे पता नहीं उसने ये किया है या तुम ही अजीब हो। जब से तुम्हें चेकअप कर रहा हूँ कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए दुआ करूँगा और तुम अच्छे से रहना। ये बोलकर डॉक्टर बाहर निकल गया। अब दीक्षा को समझ आया कि ये इनविजिबल आदमी सच बोल रहा था। डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता, वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहती थी और इसके लिए उसे इस आदमी की मदद चाहिए, और उसका बच्चा भी तो है, उसे भी तो ढूंढना है। चैप्टर 7 मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पति हो। दीक्षा ने सोचा, ये आदमी मेरे लिए बहुत काम की है, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। मेरे पास्ट और प्रेजेंट के सारे चीज़ों के बारे में इस आदमी को पता है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है।
तो मुझे तो अभी इसे झेलना ही पड़ेगा टाइम आने तक। हवा में हंसने की आवाज़ आए और वो इनविजिबल आदमी बोला, हाँ बेबी, झेलना तो तुम्हें मुझे पड़ेगा ही, लेकिन कुछ दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। वी आर मेड फॉर इच अदर जान। और अब तो हमारे प्यार की निशानी भी आ गई है इस दुनिया में। तुम अब मुझे नहीं नकार सकती। फिर दीक्षा के गालों में किसी ने हाथ रखा और उसके कान के सेंसिटिव एरिया में किसी के जीभ के गिलेपन का एहसास हुआ। फिर से वही फुसफुसाहट उसके कान में आई, बेबी, काम का तो मैं हूं ही। क्या उस रात का काम तुम्हें याद नहीं है? फिर से याद करवाऊं? दीक्षा के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो जल्दी से बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, और तुम मुझसे दूर रहो। बेबी, मैं तुमसे कैसे दूर रह सकता हूँ? तुम्हारा पति हूँ मैं। कैसा पति? हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। वो तो इस दुनिया के हिसाब से, लेकिन जहाँ से हम हैं वहाँ के रूल्स अलग है। कैसे रूल्स? क्या तुम फिर से मुझे अपने बातों के जाल में फंसाना चाहते हो? बेबी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? अब तक मैंने जो भी बताया सब सच है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम मुझे मेरी सच्चाई क्यों नहीं बता देते? अगर मुझे अपने बारे में ही कुछ नहीं पता होगा तो मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम कुछ भी मुझे बोल सकते हो और मुझे वही सच मानना पड़ेगा। ऐसी बातें मत करो मेरी जान, मैं तुमको सच्चाई नहीं बता सकता। ये तुम्हारे जान के लिए खतरनाक है। तुम्हारी 21 ईयर्स होने तक मुझे तुम्हारा ध्यान रखना था, लेकिन इससे पहले ही हम साथी बन गए। तो फिर मुझे ये तो बता दो कि मैं इंसान हूं या नहीं। हम इंसान की तरह ही है, लेकिन इंसान नहीं। मतलब हम इस पृथ्वी के नहीं है। इस गैलेक्सी से बहुत दूर एक वर्ल्ड है जहाँ के हम रहने वाले हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँची? और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या उन्हें मुझसे प्यार नहीं है? बाबू, अब तुम मुझसे चालाकी कर रही हो। मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाती हो। बस 1 साल की ही तो बात है। सब्र करो कुछ दिन। मेरे 21 साल के होने से क्या बदल जाएगा? तुम्हें हमारे दुनिया को सारी शक्तियाँ मिल जाएगी, और तब दुश्मनों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी। और तुम अगर मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी साथी हूँ? क्योंकि तुम हो। अब दीक्षा इस आदमी से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो चिल्ला कर बोली, लेकिन मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूँ? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जैसे हमारे यहाँ होती है अंडरस्कोर मैरिज सर्टिफिकेट। नहीं, हमारे यहाँ कोई कागज़ के टुकड़े से प्यार नहीं डिसाइड होता। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम ये किस हक से क्लेम कर रहे हो कि हम साथी हैं? मैं ये सब नहीं मानती। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? तुम दूसरी साथी बना सकती हो, लेकिन मैं तो पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ बांध गया हूँ। जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ मिल जाएगी तो तुम सबसे सुंदर लड़की बन जाएगी और मुझसे ज़्यादा ताकतवर भी। फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उस इनविजिबल आदमी के आवाज़ में एक गहरा दुख और अकेलापन था, जो दीक्षा को महसूस हो रही थी। वो उस आदमी का पल्स भी महसूस कर सकती थी। उसे पता नहीं क्यों इस अजीब से अनजान आदमी के लिए दिल में दर्द हो रहा था। वो बोली, ऐसा क्यों? जब मैं किसी और शादी कर लूँ तब तुम भी किसी को चुन सकते हो अपने लिए जो कि तुम्हें प्यार करती हो। ये बात खत्म करने से पहले कि दीक्षा के दिल में अजीब सा दर्द हुआ, वो बोली, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे बातों से इस आदमी को जो दर्द हो रहा है वही दर्द मैं अपने सीने में महसूस कर पा रही हूँ। साय में छुपा आदमी खुश होते हुए बोला, सच में तुम्हें मेरा दर्द महसूस हो रहा है? दीक्षा को लगा कि उसके हाथ को किसी ने कसकर पकड़ा। वो कराहते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? हड्डियाँ तोड़ना चाहते हो क्या मेरी? आई एम सॉरी जानू, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके आवाज़ में शर्मिंदगी सुनाई दी। दीक्षा को लगा इसके पीछे भी जरूर उस दुनिया वाली कुछ बात होगी। वो बोली, बोलो, मुझे ऐसा क्यों फील हुआ? क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया? नू, मैं ये नहीं कर सकता। तुम मेरी साथी हो, और साथियों पर कोई जादू हम नहीं कर सकते। तो फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था? क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। पहेलियां मत बुझाओ और मुझे बताओ इसके पीछे का रीजन क्या है। दीक्षा को उसके सीने में किसका सिर आता हुआ उसे महसूस हुआ। वो चिल्ला कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? उसे फील हुआ जैसे कि उसे किसी ने कसकर बेड के ऊपर पकड़ रखा है। शू, थोड़ी देर तक मुझे तुम्हें सीने से लगाकर रहने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दीक्षा अनईजी फील कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे दोबारा हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वो फिर से बोलने लगा, देखो, हमारे वर्ल्ड का रूल यही है कि कोई भी लड़की बहुत पावरफुल होती है और वो जितने चाहे पतियां रख सकती है, लेकिन लड़के लड़कियों को सर्व करने के लिए होते हैं। हम तुम्हें प्यार तो कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए सिर्फ अपना बनाकर नहीं रख सकते। तुम जब चाहो नए आदमी को अपना साथी बना सकती हो, और फिर शायद तुम मुझसे फिर न मिले। अब तो मैं तुम्हारा एकलौता साथी हूँ, तो तुम अभी के लिए मेरी हो, सिर्फ मेरी।
इस पावरफुल आदमी को ऐसे बच्चों जैसा बिहेव करते हुए फील करके दीक्षा को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, ये कैसा रूल है, बिल्कुल पुराने टाइम की तरह। अर्थ में पुराने टाइम के राजा महाराजा जैसे होते थे, उनके बहुत सारी पत्नियां होती थी और वो पत्नियां राजा से बंधी हुई रहती थी। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि लड़के की जगह लड़कियां ये सब कुछ कर सकती है। दीक्षा अपने आप को बहुत सारे लड़कों के साथ फील करने लगी और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे एक लड़का ही चाहिए प्यार के लिए। खुशी भरी एक आवाज़ आई, क्या सच में? क्या तुम मुझे छोड़कर और किसी को अपना साथी नहीं बनाओगी? आई लव यू मेरी जान। जब से मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए हूँ तब से तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मुझे डर था कि तुम इतनी पावरफुल हो और कभी भी मुझे नहीं प्यार करोगी। ये सब सुनकर दीक्षा को गुस्सा आ गया। वो उस आदमी को अपने सीने से धक्का देकर बोली, तुम्हें कौन चाहता है? दूर रहो मुझसे, मैं सिर्फ एक आम आदमी को प्यार करना चाहती हूँ, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। टू बी कंटिन्यूड। चैट अनटाइटल्ड चैप्टर। दीक्षा गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे कोई पावर वावर नहीं चाहिए। इनविजिबल आदमी ने उसे नहीं छोड़ा और दूर भी नहीं गया। वो बोला, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं बदलेगा, ये नेचर का रूल है और तुमको नेचर के हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। उसने और कसके दीक्षा को पकड़ लिया, उसके सीने से चिपक गया। दीक्षा को ऐसा लग रहा था कि कोई हैवी वेट उसके सीने के ऊपर रख दिया हो और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो बोली, छोड़ो मुझे, अगर मेरी सांस रुक कर मैं मर गई तो तुम मेरे लाश को गले लगाना अच्छे से। पाउटिंग 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 पाउटिंग। ये सुनकर उस आदमी को शायद गुस्सा आ गया। अचानक दीक्षा के होंठ जैसे जलने लगे। उसे फील हुआ कोई जबरदस्ती उसके होठों को किस कर रहा है। एक्चुअली ये किस तो नहीं था, वो आदमी उसके होठों को काट रहा था, जैसे उसकी बोली गई बात के लिए उसको सजा दे रहा हो। दीक्षा को अपने होठों पर खून की टेस्ट आई। वो दबे हुए गले में चीखने लगी। लड़के को शायद एहसास हुआ कि वो अभी ओभर कर रहा है, तो उसने दीक्षा को जल्दी से छोड़ दिया। दीक्षा की हालत देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शर्मिंदा होकर बोला, आई एम सॉरी बाबू, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम अपने मारने की बात मुझसे मत किया करो प्लीज़, मैं ये सह नहीं पाऊंगा। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। पहले तो दीक्षा को बहुत गुस्सा आया इस आदमी पर, लेकिन उसकी बात सुनकर दीक्षा का मन पिघल गया। वो उसके ऊपर गुस्सा तो नहीं थी पर उसे ये दिखाना नहीं चाहती थी। अपने खून भरे होठों को पोंछते हुए वो नकली गुस्सा अपने आवाज में लाकर बोली, तुम पागल हो एकदम, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे मुंह से खून निकाल दिया। दरिंदे हो तुम, मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं करना। ये बोलकर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। इनविजिबल आदमी दीक्षा के मन को पढ़ सकता था। वो अच्छे से समझ रहा था कि दीक्षा उससे गुस्सा नहीं है, पर फिर भी उसकी बातें उसको दर्द दे गई और ये दर्द दीक्षा को भी अपने दिल में महसूस हुआ। वो बड़बड़ कर बोली, पता नहीं ये कैसा जादू है, इस फालतू आदमी को दर्द होने से मुझे क्यों दर्द हो रहा है भगवान, मैं इससे कब छुटकारा पाऊंगी। दीक्षा की बात पूरी होने से पहले ही हवा में से आवाज आई, कभी भी नहीं, जब तक मैं न मर जाऊं, और अगर तुम्हें इससे जल्दी छुटकारा चाहिए तो तुम मुझे मार डालो। ये बात सुनकर दीक्षा के खुद के दिल में दर्द हुआ। ये किसी और के दर्द का एहसास नहीं था, ये तो उसके अपने दिल का ही दर्द था। दीक्षा अपने दिल के दर्द को समझकर डर गई और सोचने लगी, क्या इस आदमी से मुझे प्यार हो गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं इसे जानती तक नहीं। जानना तो दूर की बात, मैंने इसका चेहरा भी नहीं देखा अब तक, सिर्फ इसकी आवाज़ सुनी है, फिर मैं इसको कैसे प्यार कर सकती हूँ। इनविजिबल आदमी ये सब कुछ सुन पा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला दीक्षा को। उसे ये सुनकर ही राहत मिली कि ये लड़की जो कि उसके बच्ची की माँ है और उसकी साथी, उसके मन में थोड़ी सी जगह उसके लिए है। अब अगर वो किसी और को भी साथी बनाए तो भी वो मान लेगा और दीक्षा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। दीक्षा का डॉक्टर के डिस्चार्ज पेपर को साइन किए हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन उसको अभी तक वार्ड से बाहर न निकलते हुए देखकर डॉक्टर ने नर्स से बोला, देखो जाकर वो लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। नर्स को डॉक्टर की बात सुनकर घबराहट होने लगी। वो उस अजीब सी पेशेंट के पास नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं कौन सा भूत इस लड़की के साथ है, पता नहीं उसको किस बात पर बुरा लग जाए और उसकी हालत भी डॉक्टर की तरह ही हो जाए। उसकी हालत तो डॉक्टर से भी बुरी हो सकती है, क्योंकि वो एक नाजुक लड़की है, ऐसे वार से शायद उसकी जान भी जा सकती है। नर्स को चुपचाप खड़े हुए देखकर डॉक्टर फिर से बोला, ऐसी भूत बने खड़ी क्यों हो, ज़्यादा सोचो मत और जितना बोला गया है उतना करो। नर्स हड़बड़ा कर बोली, डॉक्टर उस भूतिया पेशेंट के पास मुझे नहीं जाना, आप मुझे नौकरी से निकाल दो फिर भी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी जान की इस नौकरी से ज़्यादा फिक्र है। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर हंसने लगा। नर्स डॉक्टर को हंसते हुए देखकर कंफ्यूज्ड हो गई और बोली, डॉक्टर आप हंस रहे हैं, आपको इतनी चोट आई फिर भी क्या आपको डर नहीं लग रहा है?
डॉक्टर बोला, डर किस बात की? वो जो कोई भी है वो इस लड़की का फ्रेंड है, और अगर लड़की को कुछ नहीं होगा तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। नर्स बोली, आपको ये कैसे पता चला डॉक्टर? क्योंकि मैंने जब लड़की को रुलाया तभी मुझे मार पड़ी। जब मैं उसका इलाज कर रहा था तब तो उसने कुछ नहीं किया था। सही बात है डॉक्टर, उसने मुझे भी कुछ नहीं किया। मैं तो ऐसे ही डर के वहाँ से भाग गई। हाँ, तो अब जाओ और उसे पूछो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली? अभी अभी उसका इतना खून भी तो बह चुका है, शायद वो उठ ना पा रही हो। और डॉक्टर, मैं अभी देखती हूँ। नर्स को तो सब समझ आ गया, लेकिन वो खुद को डरने से रोक नहीं पाए। हम जितना भी मॉडर्न बन जाए लेकिन सुपरनेचुरल चीज़ों से हमारा डर नहीं जाता। हम बोलते तो है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, फिर भी डरते हैं। नर्स का भी ऐसा ही हाल था। वो कैप्ते कैप्ते वार्ड के तरफ बढ़ गई। वार्ड के बाहर से ही लड़की की जोर जोर से किसी को डांटने की आवाज़ आ रही थी। नर्स तो और डर गई, पर उसे तो अपना काम पूरा करना ही था। वो कुछ देर बाहर खड़े होकर अपनी हिम्मत जुटा रही थी। अंदर वो इनविजिबल आदमी भी बोलते बोलते चुप हो गया। दीक्षा ने सोचा, अब इसे क्या हो गया? हवा में आवाज आई, कुछ नहीं। बाहर नर्स खड़ी हुई है। अगर तुम उसे और डराना चाहती हो तो मुझे डांटती रहो। ये सुनकर दीक्षा फुसफुसाते हुए बोली, अब ये मत बोलना कि तुम दीवार के आर पार भी देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा पति जीनियस है। दीक्षा ने सोचा, इस आदमी से बात करने से कुछ नहीं होगा। तभी नर्स धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और दीवार पे सटकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो भागने के लिए पूरा तैयार है। नर्स को ऐसे देखकर दीक्षा को बहुत हंसी आई, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किए हुए थी। नर्स बोली, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने तो बहुत देर पहले ही डिस्चार्ज पेपर्स साइन किए थे। फिर भी मेरा मतलब है कि क्या आपको बाहर निकलने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं क्या आपकी कोई मदद करूं? दीक्षा को हवा में आवाज़ सुनाई दी, मेरी बेबी को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, वो चाहे तो मैं उसको कंधे में उठा न ले जाऊं। दीक्षा इस आदमी को पटक पटक कर पिटना चाहती थी, लेकिन वो नर्स को और नहीं डराना चाहती थी। तो वो बोली, इट्स ओके नर्स, मैं ठीक हूँ और मैं खुद से ही चली जाऊंगी। नर्स बोली, ओक तो फिर आप निकलिए, मैं चलती हूँ। नर्स दौड़ते हुए वहाँ से भाग गई। दीक्षा हवा में देखकर ही बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। टू बी कंटिन्यूड। चेन्नई। दीक्षा हवा में उड़ रही है। दीक्षा उसके सो कॉल्ड इनविजिबल पति जी को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जिस डायरेक्शन से आ रहा था उस तरफ देखकर वो बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रही है। तुमने नर्स को डरा दिया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आवाज़ में वो आदमी बोला। हाँ, तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी प्रेजेंस ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये बोलते हुए दीक्षा जल्दी से बेड से उठने लगी। तभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो धड़ाम से बेड पर गिर गई। लेकिन बेड का हार्ड सरफेस नहीं, किसी की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हाथ उसने अपने पीछे महसूस किया। उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन कान के पास से ही उसे किसी की डांटने की आवाज़ आई। उसके कान के बिल्कुल करीब आकर किसी ने बोला, बाबू आप अपना ख्याल रखा करो। अभी अगर आप गिर जाती तो मुझे फिर और कुछ महीने आपको सेवा करना पड़ता। क्या मेरे साथ रहने के लिए ही आप ये सब कर रही हो? दीक्षा जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। भागो यहाँ से, दूर रहो, मैं तुम्हें कोई आसपास नहीं चाहती हूँ। और उसने सेंशुअल आवाज में बोला, तुम्हारा मुंह और शरीर दोनों अलग अलग बातें क्यों कर रही है? तुम्हारा शरीर तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब दीक्षा को ध्यान आया कि उसने तो किसी इनविजिबल चेस्ट को पकड़ के रखा है। वो हड़बड़ा कर छोड़ने गई तो वो सच में बेड पर गिर गई। हवा में उसे बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। दीक्षा गुस्से से बोली, तुम क्या चाहते हो कि डॉक्टर फिर से नर्स को भेजे मुझे यहाँ से भगाने के लिए? नहीं बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो फिर अच्छे से मदद करो। जाओ मेरे सारे सामानों और दवाइयों को समेटो। उससे ऑर्डर मिलने पर शायद साए में छुपा इंसान खुश हुआ। वो जल्दी जल्दी सामानों को समेटने लगा। दीक्षा इस आदमी से बात तो बहुत देर से कर रही है। उसे लगा वो इस इनविजिबिलिटी से और ज़्यादा हैरान नहीं हो सकती। पर उसे जब सामान हवा में ही इधर उधर घूमती हुई दिखी तो उसकी हैरानी शौक में बदलने लगी। उसे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था। अभी तक उसने इस आदमी को अपना भ्रम ही समझा था, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि ये जरूर एक आदमी है, और वो भी बहुत टल एंड मस्कुलर। भला किस लड़की को टल और मस्कुलर लड़के पसंद नहीं होते? उसकी इस आदमी को अपने आंखों से देखने की चाहत बढ़ने लगी। सामान सारे एक बैग में जमाने के बाद वो बोला, बेबी सब हो गया, अब निकलते हैं चलो। ये बोलते ही सामानों से भरा वो बैग हवा में उड़ने लगी। ये देखकर दीक्षा बोली, तुम क्या बाहर सबको डराना चाहते हो? वो बोला, ऐसा क्यों? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। उसकी इनोसेंट आवाज़ सुनकर दीक्षा को इस अजीब से इंसान पर तरस आने लगा।
वो बोली, देखो अगर लोग हवा में बैग को उड़ने देखेंगे तो वो डर जाएंगे। तो तुम ये बैग मुझे दो, ये मैं ले जा सकती हूँ। भारी भी नहीं है ज़्यादा। नहीं, मैं कैसे अपने साथी को बैग उठाने दे सकता हूँ, जबकि तुम ताकतवर भी नहीं हो और अभी बीमार भी हो। मैं ही लेकर चलता हूँ ये। क्या तुम ऐसे हवा में बैग को लटका के लेकर जाने वाले हो? ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर दीक्षा को अपने हाथ के ऊपर एक हाथ फील हुआ। दीक्षा के हाथ में बैग पकड़ा कर उसने दीक्षा के हाथ को पकड़ लिया। उसके टच से दीक्षा का पूरा शरीर सिहर उठा। वो धीरे से बोली, छोड़ो मुझे। क्यों? मेरे बाबू को शर्म आ रही है। वो और करीब आ गया और दीक्षा को अपने पैरों में उठा लिया। अगर वो इनविजिबल नहीं होता तो लोग देख पाते, एक मस्कुलर लड़का एक लड़की को अपने पैरों में उठाकर चल रहा है। उन दोनों की पूरी बॉडी एक दूसरे से चिपके हुए थे और दीक्षा के हाथ को वो पकड़ा हुआ था। दीक्षा अब कांपने लगी। आदमी का मस्कुलर बॉडी पूरा दीक्षा के पीठ से सटी हुई थी। दीक्षा फिर से बोली, देखो प्लीज छोड़ो मुझे, लोग देखेंगे तो क्या होगा? क्या लोग मुझे देख भी पाएंगे? अब दीक्षा को ध्यान आया कि ये आदमी तो इनविजिबल है। उसका टच इतना रियल है कि दीक्षा को एहसास ही नहीं था कि वो तो उसे दिखाई भी नहीं देता। वो आदमी ऐसे ही दीक्षा को अपने से चिपका के बाहर निकल गया। हॉस्पिटल के भीड़ में किसी को ये ध्यान ही नहीं आया कि दीक्षा के दोनों पैर जमीन से थोड़ा ऊपर था। दीक्षा भी अपने पीठ से सटा हुआ मस्कुलर बेयर चेस्ट को फील करने में बिजी थी। उसे भी इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी अजीब दिख रही है। किसी और ने तो ये अजीब बात नोटिस नहीं की, लेकिन उस नर्स के आंखों से ये वाकया छुपी नहीं रही। वो डॉक्टर के पीछे छुप गई और डॉक्टर को डरते डरते बोली, डॉक्टर देखिए ना उस लड़की के, उसके पैर जमीन में नहीं है, वो कैसे चल रही है? ये बोलकर नर्स रोने लगी। डॉक्टर ने मुड़कर देखा तो उसे भी ये बात अजीब लगी, पर उसने इस लड़की को सुपरनैचुरल पावर वाली मान ही लिया था, तो उसे इससे कोई शौक नहीं लगा। वो बोला, चुप रहो और उसे यहाँ से जाने दो। नर्स चुप हो गई। उसे इस अजीब सी पेशेंट को बाहर निकालने की ज़्यादा जल्दी थी। दीक्षा अपने पीछे चिपका इस आदमी के एहसास को अपने सीने में समा लेना चाहती थी। उसे उसके मम्मी पापा प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे सीने से लगाकर प्यार नहीं किया। उसे ये बात पहले खलती तो थी, पर उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो सोचने लगी कि शायद वो उसके मम्मी पापा की असली बेटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कभी उसको अपने पास नहीं रहने दिया। वो अपने मम्मी पापा को पहले इतना विश्वास करती थी कि इन सब बातों पर उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया। सोचते सोचते उसको फिर से अपने मम्मी पापा की याद आ गई और वो उदास हो गई। उसकी उदासी का रीजन समझकर वो इनविजिबल आदमी बोला, वैसे कोई तुम्हें हवा में उड़ते हुए देख रहा है। ये बात सुनकर दीक्षा का ध्यान टूटा। वो बोली, क्या? रश्ड फेस, क्या बोल रहे हो तुम? हवा में कौन उड़ रहा है? ये बोलते ही उसका ध्यान अपने पैरों पर गया। वो शॉक्ड रह गई। उसने देखा उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर है और वो चल तो रही है पर जमीन पर उसके पैर नहीं लग रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। चैटन अनटाइटल्ड चैप्टर। दीक्षा ने जब अपने पैरों के तरफ देखा तो उसे पता चला कि सही में वो बहुत अजीब लग रही है। उसके पैर जमीन से टच किए बिना ही वो चल रही थी। उसको तो समझ आ रहा था कि वो किसी के पैरों के ऊपर खड़ी है, लेकिन कोई इस आदमी को देख तो नहीं पा रहा था। वो खुद भी इसे नहीं देख पाती, सिर्फ एहसास कर पाती है। वो अब उस आदमी को धक्का देने लगी और गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। तुम क्या अब मुझसे भी लोगों को डर के दूर करवाना चाहते हो? उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास खड़े लोगों ने उसके तरफ देखा। वो लोग शायद सोच रहे थे कि ये लड़की बात किससे कर रही है। वो आदमी दीक्षा के कान में बोला, कांग्रेट्स, अब तक जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे उनका भी ध्यान तुमने सक्सेसफुली खींच लिया। दीक्षा अपने चारों तरफ देखने लगी तो उसे समझ आया कि उसने बेवकूफ़ों जैसा काम किया है। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया और फुसफुसा कर बोली, छोड़ो मुझे, मैं खुद से चल सकती हूँ। तो क्या ये बात तुम्हें इतनी देर तक पता नहीं था? एक नौटी हंसी दीक्षा के कान में आई। दीक्षा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोली, घर पहुंचने दो फिर बताती हूँ। घर पहुंचने के बाद क्या बताना है मेरी जान? क्या अब तुम मेरे मन की बात भी सुनोगे? कोई प्राइवेसी नहीं रही क्या मेरी? कैसी प्राइवेसी? मैंने तो सब कुछ देखा है और बहुत बार देखा है। क्या? लेकिन हमने तो एक बार ही, हाँ किया तो एक बार ही है, बट मैंने देखा है बहुत बार। अगर तुम परमिशन दोगी तो अब हम दूसरी बार भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बेड पर बहुत आराम दूंगा, तुम जितना चाहे डिमांडिंग हो सकती हो। ये सब सुनकर दीक्षा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अजीब सा एक एहसास हुआ जो पहले कभी उसने फील नहीं किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था इस आदमी के बातों पर। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। वो चीख कर बोली, चुप रहो, बेशर्म कहेंगे। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग फिर से उसे देखने लगे। उनका ध्यान उसके पैरों पर तो नहीं गया, पर वो ये जरूर सोच रहे थे कि लड़की पूरी पागल है। दीक्षा लोगों का कंफ्यूजन भांपकर चुप हो गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे वो अभी फटने वाली हो।
उसे लग रहा था कि कब वो घर पहुंचेगी और इस आदमी से उसे छुटकारा मिलेगा। उसके कान में फिर आवाज आई, नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। और प्लीज अब चुप रहो, मुझे यहाँ से निकलना है कोई ड्रामे के बिना। दीक्षा फुसफुसाते हुए बोली। लोग पहले से ही उसके तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। अब वो और ड्रामा ना ही चाहती है। वो जल्दी बाहर जाना तो चाहती थी, लेकिन उसके चाहने से क्या होता है? अगर उसके नीचे वाला पैर न मूव करे तो वो जाएगी कैसे? और वो इनविजिबल आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था ताकि वो और कुछ देर दीक्षा के टच का मजा ले सके। वो सेल्फिश बन रहा था। दीक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बारे में आई सारी प्लीसेंट फीलिंग दीक्षा के मन से धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो फुसफुसाते हुए बोली, जल्दी चलो वरना आज हम घर नहीं पहुंचने वाले। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मुझे घर ले जाकर मेरे साथ बेड पर जाने का? ज़्यादा मुंह न चलाकर पैर चलाओ। मुंह चलाने से हम घर नहीं पहुंचेंगे। और बाबू, जब तुम घर जाके जल्दी से मुझे प्यार करना चाहती हो तो मैं कैसे देर कर सकता हूँ? ऑफ लुक ऑफ ट्रायम्फ, तुम और धीरे से चलो। ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। बिल्कुल खाली है तुम्हारा दिमाग, इसीलिए गोबर भर गई है इसमें। तुम साफ कर दो, टाइम नहीं है, मुझे और बहुत से काम होते हैं दिन भर। इनविजिबल आदमी को समझ आ गया कि उसका ट्रिक काम आ रहा है। वो दीक्षा को प्यार से पकड़ के धीरे से चलता रहा। दीक्षा को भी अच्छा लग रहा था उसके सीने से लगे रहना, लेकिन वो लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी जैसे कि पृथ्वी के सारे इंसान करते हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते दीक्षा बाहर निकल गई। बाहर के भीड़ में उसका अजीब सा पोस्टर किसी को दिखा नहीं। फिर भी दीक्षा को बड़ा अजीब लग रहा था ये सब। उसकी अनईसीनेस को भांपकर वो आदमी बोला, और मैं देखता हूँ कौन सा टैक्सी तुम्हारे लिए ठीक है, उसके बाद ही तुम टैक्सी में बैठना। मेरे कार को उस दिन पुलिस उठाकर लेके गई थी, वरना मैं अपने बेबी इन सस्ती टैक्सियों में कभी बैठने नहीं देता। ये सुनते ही दीक्षा हैरान होकर बोली, क्या तुम्हारी कार भी है? और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या? आईडी प्रूफ? अरे बेबी, इतनी जल्दी क्यों रहती है तुमको? घर जाके सब बोलूँगा ना तुमको। अब अच्छे बच्चे की तरह यहाँ खड़ी रहो, मैं टैक्सी देखता हूँ। ये बोलकर वो चुप हो गया। दीक्षा को समझ आ गया कि वो चला गया। दीक्षा धीरे धीरे इस आदमी को समझने लगी थी। उसे पता था कि वो उसे अपने दुख से बाहर निकालने के लिए ही उल्टा पुल्टा बके जा रहा था। अनजाने में ही उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। कुछ मिनटों के बाद ही एक टैक्सी आकर दीक्षा के सामने खड़ी हो गई। अंदर से ड्राइवर बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? दीक्षा अपने आसपास देखने लगी। उसे अपने आसपास कोई आदमी के होने का एहसास नहीं हुआ। वो सोचने लगी, ये टैक्सी लाने गया है या टैक्सी बनाने? मैं इसी टैक्सी में घर चली जाती हूँ। इतनी देर से जो वो मुझे तंग कर रहा है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। ये सोचते सोचते ही वो टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी में घुसते ही उसे अजीब सा लगा। ये टैक्सी बाहर से तो टैक्सी जैसी ही दिखती है बट अंदर का सीन ही अलग है। अंदर घुसते ही उसे लग्जरियस वाइब्स आने लगी। वो टैक्सी को अच्छे से देखने लगी। उसकी ये हरकत देखकर टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम क्या देख रही हैं आप इतना घूर घूर के? मुझे पता है मेरी टैक्सी बहुत सुंदर है। ये सुनते ही दीक्षा का ध्यान ड्राइवर के तरफ आया। वो सोचने लगी, मेरी किस्मत देखो, आज मुझे सब अपनी बड़ाई करने वाले ही क्यों मिल रहे हैं। वो अजीब से आदमी से छुटकारा मिला तो ये ड्राइवर। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ड्राइवर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोला, मैडम मन में क्या बड़बड़ा रही है? अगर तारीफ करनी ही है तो जोर से बोलिए ना। ये सुनकर दीक्षा बोली, तुम्हें ज़्यादा बोलने के पैसे मिलते हैं या गाड़ी चलाने के? मैडम जी शर्मिंदा क्यों कर रही है आप मुझे? मैं तो बस आपकी प्यारी सी आवाज़ में मेरे चीज़ का टंग आउट मतलब अपने कार की तारीफ सुनना चाहता था। उसके बाद में छुपी जोक को समझकर दीक्षा को उस इरिटेटिंग आदमी की याद आ गई। वो बोली, अगर मैं इस लग्जरी से घर पहुंच जाऊँ तो शायद ये खटारा मुझे पसंद आए। ऐसा मत बोलिए मेम साहब, चलिए मैं आपको आपके घर लेके चलता हूँ। घर का नाम आते ही दीक्षा फिर उदास हो गई। उसकी उदासी देखकर ड्राइवर ने अपने सिर पर एक थप्पड़ मारा और बोला, औक मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। दीक्षा चुप बैठी रही। रास्ते भर ड्राइवर बके ही जा रहा था, लेकिन दीक्षा को अब उसके साथ बहस करने का कोई इच्छा नहीं थी। वो उन सब चीज़ों को याद कर रही थी जो उसके साथ पिछले 1 साल में हुआ है अपने मम्मी पापा को छोड़ के आने के बाद। तब उसे ध्यान आया अंडस को वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है जिसने उसका पिछले 1 साल ध्यान रखा था। वो खुद को डांटने लगी, पता नहीं अम्मा किधर है, और वो उस बेवकूफ़ लड़के के साथ बिजी हो गई थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 11 ड्राइवर या इनविजिबल आदमी। दीक्षा को अचानक उस बूढ़ी अम्मा की याद आई जिन्होंने उसका ध्यान उस वक्त रखा जब उसे उसके अपनों ने भी छोड़ दिया। वो जल्दी से ड्राइवर को बोली, सुनो मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रही हूँ, वहाँ मुझे ले चलो। ड्राइवर तुरंत बोला, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाना चाहता हूँ। दीक्षा झल्लाते हुए बोली, तुम कौन होते हो मेरे लिए डिसाइड करने वाले? जहाँ बोल रही हूँ वहाँ मुझे छोड़ दो।
और प्लीज़ थोड़ा साइलेंटली गाड़ी चलाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है तुम्हारी बकबक से। ड्राइवर उदास होके बोला, ओह जी, मैं तो सिर्फ आपको खुश करना चाहता था। दीक्षा फिर से कुछ फुसफुसाते हुए बोली, आजकल हर कोई ये क्यों सोच रहा है कि वो मुझे खुश करने का ठेका लेके रखे हुए हैं। ड्राइवर ने दीक्षा के मैन को टटोलते हुए बोला, मैडम आपको और कौन कौन खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका कोई खास? क्या आप उनसे दूर होकर ही उदास है? दीक्षा अब इरिटेट होकर बोली, चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, मैं क्या सोच रही हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ओक, आपको जो पसंद हो। ये बोलकर ड्राइवर ने मुंह पर जीपर लगाने जैसा एक्टिंग किया। दीक्षा न चाहते हुए भी हंस पड़ी। वो सोचने लगी, क्या वो अजीब सा आदमी भी इसी ड्राइवर की तरह है? वो भी तो मुझे हंसाने में कामयाब रहता है हमेशा। जब दीक्षा ये सब सोच रही थी तो ड्राइवर के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जो दीक्षा ने नोटिस नहीं की। हॉस्पिटल से 1 घंटे के दूरी पर उस अम्मा का घर था। जब वो लोग घर में पहुंचे तब घर की लाइट्स नहीं जल रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। दीक्षा सोचने लगी, पता नहीं ये अम्मा कहाँ चली गई इतनी रात को। वैसे तो वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी और वो भी यहाँ पर नहीं है, तो आज किसके घर गई होंगी वो। ये सब जब दीक्षा सोच रही थी तो ड्राइवर पीछे से आकर बोला, मैडम आपका सामान। ड्राइवर की आवाज़ से दीक्षा चौंक गई। वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़ने गई तो उसका पैर मुड़ गया और वो ड्राइवर के ऊपर जा गिरी। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने हाथों को सामने की तरफ रखा तो उसे कोई हार्ड चीज़ अपने हाथ में महसूस हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये है क्या। कुछ देर बाद जब उसे समझ आया कि वो एक्चुअल में क्या है तो वो शर्मा गई और उसका मुंह पूरा लाल पड़ गया। ड्राइवर के मुंह पर एक नॉटी स्माइल थी। वो दीक्षा के कान के पास जाकर बोला, क्या मेरी चीज़ तुम्हें इतनी पसंद आ गई है? असल में ये तो मेरी है ही नहीं, मेरी असली वाली शायद तुम्हें और पसंद आए, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसे ही परमानेंट रख लूँगा। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान। ये बातें सुनकर दीक्षा का दिमाग घूम गया। वो जल्दी से इस आदमी के ऊपर से उठना चाहती थी, लेकिन जल्दी जल्दी में वो फिर से उसके ऊपर ही गिर पड़ी और दीक्षा के होंठ जाकर उस ड्राइवर के होंठों से लग गए। अब ड्राइवर ने दीक्षा को छोड़ा नहीं। उसके होंठ अपने होंठों में पाकर ड्राइवर के शरीर की आग जैसे भड़क गई हो। वो जोर से दीक्षा के बालों को खींचा और उसके होंठों पर पैशनेटली किस करने लगा। दीक्षा का मन कह रहा था कि ये सही नहीं है, पर वो भी इस किस में अपने आप को बहने से रोक नहीं पाए। कुछ देर किस करने के बाद वो ड्राइवर दीक्षा के होंठों को छोड़कर उसके गले में अपने होंठों को लेकर गया और एक शार्प पेन दीक्षा को फील हुआ। उसके गले में उस आदमी ने अपने दांत गड़ा दिया था। इस पेन से दीक्षा की जैसे नींद टूटी हो। वो जोर से ड्राइवर को धक्का देकर उठ गई और बोली, मेरा सामान दो और निकलो यहाँ से। ड्राइवर फिर से दीक्षा के करीब आकर बोला, मेरी जान को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ मैं। अब दीक्षा को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। वो बोली, तुम। वो ड्राइवर अपनी मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला, हाँ जान मैं ही हूँ तुम्हारा बेबी। अगर तुम्हें इस ड्राइवर वाले अपीयरेंस से प्यार हो गया तो मैं आज से ऐसे ही रहूँगा तुम्हारे साथ। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस बॉडी में सब कुछ छोटा छोटा है। दीक्षा को ये बात सुनकर बहुत शर्म आई। वो इस आदमी के गंदे मुंह को जानती है, पर अब उसे इस गंदे मुंह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि उसे अपने अंदर गुदगुदी सी फील हो रही थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उस आदमी को दीक्षा की सारी फीलिंग्स पता थी और वो बहुत खुश था कि दीक्षा उसे पसंद करती है। दीक्षा बेहद खूबसूरत लड़की बन जाएगी उसके 21 साल पूरे होने के बाद। उसे उसकी शक्तियाँ भी मिल जाएगी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह काबिल और खूबसूरत लेडी क्वीन होगी। उनके अपने वर्ल्ड में दीक्षा की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। उसके नए नए एडमायरा आएंगे। फिर क्या दीक्षा उसे पसंद भी करेगी? वो सिर्फ एक मामूली सा प्रोटेक्टर है। उसे ये सब सोच के बहुत डर लगता है। इन कुछ सालों में उसने दिलो जान से दीक्षा को चाहा है। उसके बिना जाने ही कहीं सारे दुश्मनों से उसे बचाया है। वो उसे कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। दीक्षा को कोई अंदाजा नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट सुनाई देने वाला आदमी कितना इनसिक्योर है। क्या तुम थोड़ी देर भी उल्टी सीधी बातें किए बिना नहीं रह सकते? दीक्षा के सवाल से उसका ध्यान टूटा। वो फिर से अपने मजाकिया अंदाज में वापस आ गया और बोला, मैं ऐसी बातें करता हूँ क्योंकि मेरी बीबी को ऐसी बातें पसंद है। दीक्षा के मन की फीलिंग्स ऐसे एक्सपोज होने पर उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। वो बोली, किसको पसंद है ये बेशर्मी वाली बातें? ड्राइवर इनविजिबल आदमी बोला, मेरी बीबी कौन है ये तो तुम जानती ही हो। दीक्षा चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। कितनी बार बोलूँ, मैं दीक्षा हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समझ आई बात? दूर रहो मुझसे। तो फिर ये क्या है बोलो। ये बोलकर उस आदमी ने अपना शर्ट उतार दिया और अपनी बेयर चेस्ट की तरफ दिखाने लगा। दीक्षा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया और बोली, ये सब क्या कर रहे हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। उसने दीक्षा के मुंह को पकड़कर अपने तरफ घुमाकर बोला, आंखें खोलो।
दीक्षा ने ऐसे ही आंखें भींचकर कहा, नहीं। उस इनविजिबल आदमी ने कहा, खोलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। खोलकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 12। ये टैटू तुम्हारे चेस्ट में आया कैसे? ड्राइवर ने अपना शर्ट उतार दिया और दीक्षा को बोला, मेरी चेस्ट पर देखो। चेस्ट पर दीक्षा ने जो देखा उससे उसकी होंठ उड़ गए। दीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई उसके चेस्ट को देखकर। उस आदमी के चेस्ट में एक लड़की का टैटू था। एक्चुअली टैटू की तरह था लेकिन वो कोई टैटू नहीं था। वो एकदम जीती जागती लड़की दिख रही थी। उस लड़की का चेहरा दीक्षा का ही है, पर वो दीक्षा से कई ज़्यादा गोरी है। दीक्षा के बाल छोटे छोटे हैं, पर इस लड़की के बाल बहुत बड़े, काले और घने हैं। हाथ पैर भी उसके दीक्षा जैसे नहीं है, अजीब से है। बिल्कुल कोई तैराक जीव की तरह है उसके पैर, जो तैरने के लिए ही बने हैं, और हाथ भी बहुत लंबे हैं। ये सब देखकर दीक्षा का सिर घूमने लगा। वो उस आदमी के तरफ आंखें फाड़कर देखने लगी। उसकी अनकहे सवाल समझकर वो बोला, ये तुम ही हो। 1 साल बाद तुम ऐसी ही दिखोई, और पृथ्वी के लोग तुम्हें भी नहीं देख पाएंगे। ये सब सुनकर दीक्षा अपने आप को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो गई। उसे पहले लग रहा था कि वो अनाथ है, और उसके मम्मी पापा उसको मंदिर की सीढ़ियों में मरने के लिए छोड़ गए थे। ये सच ही उसके लिए झेलना मुश्किल था, लेकिन अब उसे कोई ऐसा सच पता चल रहा है जिससे कि उसकी जिंदगी ही एक झूठ की तरह लगने लगी। वो शॉक में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। ड्राइवर ने उसको जल्दी से पकड़ लिया। वो उसकी कन्फ्यूजन और टेंशन को समझ सकता था, इसीलिए उसने कुछ बिना कहे उसको अपने सीने से लगा लिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, बाबू मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो देखना तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी, और अगर मैं ज़्यादा तुम्हें इरिटेट करूं तो तुम मुझे मार भी सकोगी। अच्छी बात है ना? ये सब वो उसे खुश करने के लिए बोल रहा था। दीक्षा ने कुछ बिना बोले उस आदमी को जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी और ऐसे ही बोली, मैं ही क्यों? बोलो ना, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, जहां मैं अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहूं, पर ये सच क्यों नहीं हुआ? ये सब बोलते हुए उसने और कसके ड्राइवर को पकड़ लिया, और वो ड्राइवर कुछ बोले बिना उसके बालों को सहलाता रहा। उसे अच्छे से पता था कि ये दीक्षा की खुद की लड़ाई है। वो कुछ नहीं कर सकता इसमें, सिर्फ उसके साथ रह सकता है। उसने वही करने का फैसला लिया। उसने सोचा, जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। कुछ देर तक ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहे। दीक्षा का रोना बंद हुआ। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो प्यार से बुलाओगी, जैसे मैं बुलाता हूं ना, बेबी, बाबू, जान, डार्लिंग, अंडरस्कोर कुछ भी चलेगा मुझे। ये बोलकर वो हंसने लगा। दीक्षा उसके सीने में पंच मारकर बोली, तुम थोड़ी देर के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते हो क्या? मैं सच में जानना चाहती हूँ तुम्हारा नाम। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, औक औक, मेरा नाम सैनिक है। दीक्षा मुंह बनाते हुए बोली, फिर से मजाक कर रहे हो? किसी का नाम सैनिक कैसे हो सकता है? सैनिक ने फिर कहा, लेकिन मेरा नाम यही है, और मैं मजाक नहीं कर रहा। दीक्षा ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या तुम्हारे जन्म से ही सोच लिया था कि वो तुम्हें सैनिक बनाएंगे, तो ऐसा ही नाम रख दिया? ये बोलकर दीक्षा जोर से हंसने लगी। सैनिक ने हल्की आवाज में कहा, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मुझे ये नाम रानी माँ ने दिया था क्योंकि मैं सैनिक की तरह ही बॉडी लेकर पैदा हुआ था। उसके आवाज में उदासी थी। अब दीक्षा का मुंह बंद हो गया। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। सैनिक नॉर्मल टोन में ही बोला, इट्स ओके, मुझे इसकी आदत है, जो भी मेरा नाम सुनते हैं मजाक उड़ाते हैं। दीक्षा तपाक से बोली, पर मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। कुछ देर दोनों ही चुप रहे, लेकिन तब भी वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए ही थे। सैनिक इस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, क्या हम सारी रात ऐसे बाहर ही बैठे रहेंगे? सैनिक की बातें सुनकर दीक्षा को अपने पोजीशन का ध्यान आया। अपने आप को उसके बाहों में पाकर वो शर्मिंदा हो गई। जल्दी से वो खुद को उसके बाहों से छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन सैनिक तो सैनिक है, वो कैसे अपनी बीवी को अपने से दूर जाने दे सकता था? उसने दीक्षा को ब्राइडल पोज में उठा लिया और बोला, बोलो तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हारा बंदा तुम्हें ले जाएगा। दीक्षा जितनी बार इस बेशर्म आदमी की बातें सुनती है उसे गुस्सा आ जाता है। इस बार भी वो चीखने लगी, उतारो मुझे, और तुम मेरा बंदा नहीं हो। इतना बेशर्म आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सैनिक ने फिर दीक्षा को छेड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा नहीं तो किसका आदमी हूँ? और शर्म किस बात की अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करने में? दीक्षा गुस्से में बोली, उतारो मुझे, मैं कितनी बार बोलूं कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं? सैनिक ने हैरान होकर कहा, अरे मैंने तो तुम्हें प्रूफ भी दिया, तब भी तुम ये सब बोल रही हो। दीक्षा ने तुरंत पूछा, क्या वो टैटू हमारी शादी का प्रूफ है?
सैनिक ने दीक्षा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? दीक्षा ने अपनी सहमी आंखों से देखते हुए कहा, ये तुम्हारा कोई जादू भी तो हो सकता है जिससे कि तुम मुझे बहका रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, हमारे यहाँ हम साथियों पर कोई जादू नहीं कर सकते। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सैनिक निराश होकर बोला। दीक्षा थोड़ा रुक कर बोली, तो फिर तुम मुझे अपना असल चेहरा क्यों नहीं दिखाते? सैनिक अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता। दीक्षा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, क्यों नहीं? दूसरे रूप में सामने आ सकते हो, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। क्या तुम भूत हो या फिर भद्दा दिखने वाला कोई आदमी? दीक्षा आज किसी भी हाल में सैनिक का सच जानना चाहती थी कि जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताएगी आखिर वो दिखता कैसा है। सैनिक ने कुछ सोचते हुए कहा, ये पृथ्वी वालों के चेहरे को अगर तुम सुंदर मानती हो तो मैं तो कभी भी भद्दा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम हमारे वर्ल्ड की बात करो तो मैं शायद उतना खास नहीं दिखता हूँ। दीक्षा ने आशा भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, फिर तुम क्यों छुपे हुए हो मुझसे? सैनिक ने बिना देरी किए कहा, अगर तुम्हें मुझे देखने की इतनी जल्दी है तो फिर जल्दी से बड़ी हो जाओ। दीक्षा ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, 20 साल की हूं मैं, और कितना बड़ा होना पड़ेगा मुझे? सैनिक ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हमारे यहाँ 21 से पहले कोई बड़ा नहीं होता, खासकर लड़कियां, और तुम तो और भी स्पेशल हो। दीक्षा ने हैरानी से पूछा, मतलब? सैनिक ने तुरंत जवाब दिया, मतलब कुछ नहीं, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तुम यहाँ के हिसाब से पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ये ज़रूरी है, और इस 1 साल में ही मैं तुम्हें वहाँ की सारी चीज़ें सिखा दूंगा। फिर तुम उस वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाओगी, तब हम वहाँ जा पाएंगे। दीक्षा ने झल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना कहीं भी। सैनिक अब दीक्षा के कंधों को पकड़ते हुए बोला, तो क्या तुम हमारी बच्ची को भी नहीं देखना चाहती? बच्ची? दीक्षा अपने बच्चे के बारे में सब कुछ भूल ही गई थी। अब उसे याद आया कि वो अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गई थी। वो तुरंत बोली, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि मुझे लड़का हुआ है। सैनिक ने सारी सच्चाई दीक्षा को बताते हुए कहा, हाँ, और ये भी कहा था डॉक्टर ने कि वो बच्चा मरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बच्ची जिंदा है। डॉक्टर के पास जो बच्चा था वो मैंने उन्हें बहकाने के लिए दूसरी वार्ड से लाकर दिया था। सैनिक की बात सुनकर दीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चौंकते हुए बोली, तुमने किसी और के बच्चे को मार डाला? सैनिक ने फिर उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने किसी दूसरे पेशेंट के मरे हुए बच्चे को लाया था। दीक्षा फिर बोली, तो फिर मुझे लड़की हुई है? सैनिक ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, हाँ, हम एक लड़की के माता पिता है। दीक्षा ने मायूस होकर कहा, कैसी दिखती है वो? क्या वो मेरी तरह बदसूरत है? सैनिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, वो तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखती होगी। दीक्षा ने फिर मुंह बनाकर कहा, नहीं, वो मेरी तरह नहीं दिखती है। मैं सुंदर नहीं हूँ। सैनिक ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो जान। तुम इस वर्ल्ड में किसी के नज़र में ना आयो, इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा बनाकर यहाँ भेजा था। 21 साल होने पर तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी और उनके जादू का इफेक्ट तुम पर नहीं रहेगा। तब तुम अपनी असली रूप में आ पाओगी। दीक्षा ने अपने एक हाथ से सैनिक की छाती को छुआ और फिर बोली, क्या मैं तुम्हारे सीने में बना टैटू जैसा दिखती हूँ? सैनिक ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें जब से जाना है तुम्हें ऐसा ही देखा है। तुमने मेरे इस चेहरे से प्यार किया है। दीक्षा मन ही मन सोचने लगी। फिर वो बोली, तो फिर ये टैटू? हो सकता है ये तुम्हारा असली चेहरा हो, और इसीलिए मेरे दिल में तुम ऐसे ही छप गई। सैनिक स्माइल करता हुआ बोला, लेकिन कैसे? ये टैटू तुम्हारे चेस्ट में आया कैसे? टू बी कंटिन्यूड। 13 उफ, ये प्यार और इसका पागलपन। दीक्षा अपना चेहरा सैनिक के सीने में देखकर हैरान थी। उसने पूछा, ये टैटू तुम्हारे चेस्ट में आया कैसे? सैनिक कुछ सोचते हुए बोला, जिस रात हम दोनों साथ सोए थे उसी रात ये टैटू मेरे दिल में बन गया था। मुझे भी नहीं पता ये कैसे बना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये तुम्हारे और मेरे प्यार करने की निशानी है। कुछ देर दोनों ही चुप रहे। फिर सैनिक बोला, क्या हम सारी रात बाहर ही रहेंगे? ये सुनकर दीक्षा फिर से खींचती हुई बोली, मुझे तुम पहले नीचे उतारो। सैनिक ने जिद करते हुए कहा, नहीं उतारूंगा, जो करना है कर लो। इस वक्त सैनिक के चेहरे पर मस्ती और प्यार के मिले जुले भाव थे। वो अपनी जान को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहता था। वही दीक्षा अब इस तिगड़म में लगी थी कई कैसे वो सैनिक के चंगुल से छूटे। दीक्षा ने कुछ सोचते हुए कहा, घर का चाबी कहाँ है वो सिर्फ मुझे ही पता है, इसलिए उतारो मुझे नीचे। ये सुनकर सैनिक ने फिर मुस्काते हुए कहा, मुझे भी पता है। अब दीक्षा आंखें फाड़कर सैनिक की तरफ देखने लगी और बोली, कब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सैनिक ने यूं ही सोचते हुए कहा, याद नहीं, शायद 5 साल। 5 साल का नाम सुनते ही दीक्षा की आंखें चौड़ी हो गई और वो इसी हैरानी में बोली, क्या 5 साल?
पर क्यों? सैनिक ने उसे ऐसे ही गोद में उठाए हुए ही बोला, हाँ, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। दीक्षा ने बिना देरी किए पूछा, पर मुझे प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत? और मेरी ये से कॉल्ड मम्मी है कौन? वो क्यों नहीं आती मेरे सामने? सैनिक ने उसे समझाते हुए बोला, क्योंकि उनको बहुत बड़ा राज्य संभालना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी, बाद में मैं तुमको सब बता दूंगा। ये बोलते बोलते सैनिक दीक्षा को गोद में उठाकर चलता रहा। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसने डोरमेट उठाकर चाबी निकली। ये देखकर दीक्षा चौंक गई। इस चाबी के बारे में तो उसे भी नहीं पता थी। वो बोली, क्या तुम अम्मा को भी फॉलो करते थे? तुम्हें कैसे उसके बारे पता है जो मैं भी नहीं जानती? सैनिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं उनका पीछा क्यों करूं? दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर घुसे तो दीक्षा ने देखा कि सामान सब जैसे 2 दिन पहले वो छोड़ के गई थी वैसी ही बिखरी पड़ी है। वो हैरान बोली, अम्मा अंकिर है कहाँ? क्या उन्हें कुछ हो गया है? क्या तुम उनका पता लगा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। ये बोलकर वो एक चुटकी में उस अम्मा के रूप में आ गया। और ये देखकर तो दीक्षा की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दीक्षा हकलाकर बोली, तुम अम्मा हो? सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं सैनिक हूँ। दीक्षा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज्ड हो गई और बोली, तुम कितने सारे रूप ले सकते हो? सैनिक ने बिना एक सेकंड का समय गवाए कहा, तुम जिसका बोलो मैं उसका ही रूप ले सकता हूँ। दीक्षा ने मुंह बनते हुए कहा, तो फिर तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते? दीक्षा के दिमाग में इस समय काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी, पर ये उन सवालों का सही समय नहीं था। इसलिए सैनिक ने उसे कहा, मैंने बोला ना तुम्हारे 21 साल होने के बाद दिखाऊंगा। दीक्षा फिर जिद करते हुए बोली, पर क्यों? अभी क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। सैनिक उसे एक अच्छे सोलमेट की तरह समझाते हुए बोला, बाबू, मेरा अच्छा बाबू, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम्हारे लिए ये सब अभी जानना खतरनाक हो सकता है। तुम मुझ पर विश्वास करो और 1 साल वेट करो। दीक्षा चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना ही बोला, ओ। लेकिन सैनिक भी ये अच्छे से जानता था कि दीक्षा फिर चांस मिलने पर सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। सिर्फ इस वक्त के लिए उसे चुप कराकर वो खुश हुआ। वो बोला, चलो तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। उसे जाता देख दीक्षा उसे रोकते हुए बोली, क्या तुम इस अम्मा के भेस में ही रहोगे? सैनिक ने पीछे मुड़कर कहा, अगर मैंने भेस बदला तो लोगों को शक हो जाएगा, पर अगर तुम चाहो तो प्राइवेटली मैं अपने चेहरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। तब तुम मुझे देख नहीं पाओगी। दीक्षा ने मुंह बनकर कहा, तुम्हें अम्मा के भेस में देखने से तो अच्छा ही है। दीक्षा को याद आया कैसे अम्मा उसे नहला देती थी जब 9 महीना चल रहा था उसका। उसने सोचा, इसीलिए इस बेशर्म आदमी ने कहा कि उसने बहुत बार मुझे बिना कपड़ों के देखा है। अम्मा तो मुझे अपने बच्चे की तरह रखती थी और मैं उनके पास कभी शर्माती भी नहीं थी। ये सब सोच के उसने अपना मुंह 2 हाथ से ढक लिया। उसे गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। बिना जाने ही उसने किसी के घर में रहने का फैसला क्यों लिया? उसे अपना मुंह ढकते हुए देखकर सैनिक को समझ आया कि वो शर्मा रही है। उसने उसे सोफे में बैठा दिया और किचन के अंदर गया। उसने पानी का गिलास लेकर दीक्षा को दिया। दीक्षा को अभी भी शर्मा रही थी। सैनिक खांसते हुए बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? नहीं, मैं खुद पी सकती हूँ। ये बोलकर दीक्षा ने जल्दी से पानी का गिलास उसके हाथ से ले लिया। उसकी हरकत देखकर सैनिक को हंसी आ गई। वो पानी देकर किचन में चला गया। उसको दीक्षा के लिए डिनर भी तो रेडी करना है। पिछले 1 साल से वो अपनी दीक्षा का ध्यान रखता आया है। दीक्षा को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, सब कुछ। दीक्षा को नहलाने के बाद उसका शरीर पूरा गर्म हो जाता था। अपने आप को ठंडा करने के लिए रोज वो 1 घंटा बाथरूम में बिताता था, पर दीक्षा को कभी आंच नहीं आने दिया। ये सब सोचकर उसे अजीब सा लग रहा था। क्या वो वही टफ लड़का है जो अपने वर्ल्ड में किसी को भाव नहीं देता था? लड़कियां उसे साथी बनाना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें रिजेक्ट कर दिया करता था। उसे लगता था कि उसे कभी प्यार होगा ही नहीं, लेकिन आज इस सीधी साधी प्यारी लड़की को वो अपना दिल दे बैठा है और अपनी सारी टफनेस भुलाकर वो घर के काम में लग गया है। उसने सोचा, शायद सच में प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया हूँ। कुछ देर बाद सैनिक दीक्षा के लिए खाना रेडी करके लाया। आकर उसने जो देखा उससे उसका मन भर गया। उसने देखा सोफे पर दीक्षा बैठे बैठे ही सो गई है और उसका मुंह खुला हुआ था, दोनों हाथ साइड में लटक रहा था। ये देखकर सैनिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो दीक्षा के पास में गया और उसे सोफे पर ही ठीक से सुला दिया और अंदर से ब्लैंकेट लाकर उसे उड़ा दिया। नींद में दीक्षा कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसे सैनिक कान सामने ले जाकर सुनने लगा। वो बोल रही थी, कोई मुझ जैसे बदसूरत लड़की को कैसे प्यार कर सकता है? मैं इतनी लकी नहीं हूँ। मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे छोड़ क्यों दिया? दीक्षा के आंखों से पानी टपक रहा था। सैनिक प्यार से उन्हें पहुंचकर उसे गले लगा लिया। दीक्षा भी उसे जकड़ कर सो गई।
वो बोला, आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तुम्हारे पास्ट को तो नहीं बदल सकता लेकिन तुम्हारे फ्यूचर को जरूर मैं प्यार से भर दूंगा। आई प्रोमिस यू, लव यू जान। दीक्षा कुछ सुन तो नहीं पाए लेकिन उसका रोना बंद हो गया। दोनों शायद दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। सैनिक को तो ये पता था लेकिन दीक्षा को शायद ये बात समझने में वक्त लगेगा। सैनिक दीक्षा से कभी गिव अप नहीं करेगा, वो उसे इतना प्यार करेगा कि दीक्षा उसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 14 प्यार भरा एहसास। दीक्षा के प्यार में सैनिक जैसा रफ एंड टफ लड़का भी एक हाउस हस्बैंड बन गया है। अम्मा के भेस में वो दीक्षा के लिए खाना बनाता, उसे नहलाता, उसके कपड़े भी धोता था। उसे अपने बीवी के लिए ये सब काम करना अच्छा लगता है। दीक्षा के लिए जब वो खाना पका रहा था तब उसने सोचा नहीं था कि दीक्षा सोफे पर सो गई होगी। किचन से खाना ले आकर उसने देखा कि दीक्षा सोफे पर हाथ पैर फैलाकर सो रही है। उसका मुंह भी खुला हुआ था और मुंह पूरा गीला हो रखा था। अब आगे सैनिक ने उसके तरफ देखा और सोचा, कितनी प्यारी लगती हो तुम सोते हुए, जागते हुए तो हमेशा मेरे साथ लड़ती रहती हो। ये सोचते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। कुछ ही सेकंड में वो उदास हो गया और धीरे से बोला, तुम्हारी माँ कभी हमारे रिश्ते को नहीं मानेगी। वो मुझसे गुस्सा है और तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करती। तुम जब 21 साल की हो जाओगी तो क्या मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दोगी? क्या मुझे कभी तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा? प्लीज़ हमें छोड़ना मत मेरी जान। मैं और मेरी बेटी तुम्हारे बड़े से घर के किसी कोने में रह जाएंगे, पर तुम्हारा साथ चाहिए हमें। ये सब बोलते हुए सैनिक के आंखों में आंसू आ गए। उसने गाल में बहती हुई आंसू के बूंदों को पोंछा और फिर से अपने सुपर कूल अंदाज में बोला, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें पटाने के लिए अभी 1 साल है। 1 साल के बाद क्या होगा ये सोचकर इस साल को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। हमारे बच्चे को मम्मी पापा दोनों चाहिए, और अगर तुम मेरी हो गई तब रानी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने प्यार से अपने बीवी की तरफ देखा, उसके गाल में टपकता हुआ पानी को पोंछा और उसे सोफे पर ही ठीक से सुला दिया। उसने अपने ड्राइवर के भेस को भी छोड़ दिया और अपने असली रूप में आ गया, मतलब गायब हो गया। बाथरूम की तरफ जाती हुई पैरों की आवाज़ आई, फिर बाथरूम में पानी बहता हुआ सुनाई दिया। कुछ देर बाद पानी के पैरों के निशान बाथरूम से लिविंग रूम के तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सोफे के पास दोनों पानी के पैर रुके, फिर सोफे का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे धंस गया। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी उसमें सोया हो। दीक्षा को पीछे से अपने कमर में किसी का हाथ महसूस हुआ, पर वो नींद में डूबी हुई थी और उस हाथ को हटाने की बजाय उसने घूम के उस आदमी को जकड़ लिया, जैसे किसी सॉफ्ट टॉय को पकड़ रही हो। लेकिन ये वाला सॉफ्ट टॉय उसे हार्ड और गर्म फील हुआ। नया वाला सॉफ्ट टॉय उसे पसंद आया। नींद में ही स्माइल करती हुई वो आराम से सो गई। दूसरे दिन दीक्षा जब नींद से उठी तो उसे समझ आया कि वो किसके मजबूत बाहों के घेरे में है, लेकिन उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन किसी की सांस लेने की आवाज़ ठीक उसके कान के पीछे से आता हुआ सुनाई दिया उसे। तो ये आदमी अपने असली रूप में आ गया। मेरे सोने के बाद कैसे ये मेरा एडवांटेज लेने के लिए मेरे साथ सो गया? दीक्षा ने मुंह बनाकर सोचा। उसके बारे में नेगेटिव सोचने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाए इस आदमी के फीचर्स को अपने हाथों से फील करने से। वो डेस्परेटली इनविजिबल आदमी का चेहरा देखना चाहती थी। दीक्षा आंखें बंद करके सैनिक के फेस पर हाथ फेर रही थी। उसके नाक मुंह आंखें सब कुछ फील कर रही थी। उसने सोचा कि सैनिक सोया हुआ है। उसने उसके होंठ अपनी उंगली से सहलाया तो उसको कल वाली किस याद आ गई और वो शर्मा गई, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। तभी एक तेज जलन हुई उसके उंगली में। उसके उंगली पे किसी ने जोर से काटा। दीक्षा जोर से चिल्लाए, क्या हुआ बेबी? मच्छर ने काटा। उसके कान के पीछे से किसी की सेंशुअल आवाज आई। वो गुस्से में बोली, हाँ, एक हाथी जैसा मच्छर है जो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सैनिक हंसते हुए बोला, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, इसीलिए क्या तुम इतनी देर से मेरे किए गए किस को याद कर रही थी? सिर्फ याद करने से क्या तुम्हारे दिल में लगी आग ठंडी हो जाएगी? जीता जागता आदमी है तुम्हारे सर्विस में, तुम जब चाहे काम निकाल सकती हो। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। दीक्षा ने मन ही मन सोचा, इस बेशर्म आदमी का बेशर्मी वाली बातें फिर से शुरू हो गई। ये कभी नहीं सुधरेगा। सैनिक ने फिर उसके मैन की बातों को समझाते हुए कहा, अगर मैं सुधर गया तो तुम्हें प्लेजर कौन देगा बाबू? दीक्षा गुस्सा होकर बोली, तुम प्लीज मेरी मन की बातें पढ़ना बंद करोगे? मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझ पर ये सब मत आजमाओ। सैनिक कुछ सोचते हुए बोली, तुम भी मेरे मन की बातें सुन सकती हो। दीक्षा एक्साइटेड होके बोली, वो कैसे? जल्दी बताओ, तब मैं भी तुम्हें एम्बारास करूंगी। सैनिक ने दीक्षा की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर तो तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा, और वो भी मुझसे ज़्यादा। तब तुम अपने दिल की बात मुझसे छुपा भी पाओगी और मेरे दिल की बात सुन भी पाओगी। दीक्षा ने बिना कुछ सोचे समझे ही कहा, यह बिल्कुल नॉनसेंस है। मुझे नहीं है तुमसे प्यार, और कभी होगा भी नहीं। सैनिक ने ऐसे ही उसको बाहों में भरते हुए कहा, क्या सच में?
तो फिर मेरे सामने हर वक्त अपनी सोच को एक्सपोज करते रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा। ये बात सुनकर दीक्षा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने वो खुशी सैनिक को दिखाया नहीं और उससे मुंह फेर लिया। सैनिक सब समझ पा रहा था, लेकिन वो उसको टाइम देना चाहता था। इतनी देर तक दीक्षा को ध्यान ही नहीं था उनके पोजीशन का। कुछ ही देर में सैनिक उसके गले पर अपनी गर्म सांसें फेर रहा था। तभी दीक्षा को एहसास हुआ कि वो दोनों कितने करीब है। उसने डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन सैनिक बहुत ताकतवर था। दीक्षा के गले में इची फीलिंग आई, कोई लगातार उसको चाट रहा है। दीक्षा के न चाहते हुए भी उसके मुंह से एक सेटिस्फाइड आवाज निकल गई। दीक्षा आंखें बंद करके अपने गले के ऊपर के सिर के बालों को जोर से खींचा। दीक्षा के खींचने पर मानो उस आदमी के अंदर का बीस्ट जाग गया हो। टू बी कंटिन्यूड। Chapter 15 तेरी बाहों के दरमियां। दीक्षा का जब नींद टूटा तो उसने अपने पीछे किसी को लेटा हुआ पाया, लेकिन उस आदमी को वो देख नहीं पाए। तो वो समझ गई कि सैनिक अपने असली रूप में आ गया है, इसीलिए वो उसे देख नहीं पा रही है। उसे मन ही मन सैनिक का पास होना पसंद आ रहा था, लेकिन वो ये बात सैनिक को बताना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से इनविजिबल चेहरे पर हाथ रखा। वो चेहरा छूते ही उसे स्मूथ स्किन का एहसास हुआ। सैनिक के फेस पर उसे दाढ़ी या मूंछ होने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन दीक्षा को दाढ़ी वाले आदमी बहुत कूल लगते हैं। उसने सैनिक के नाक को छुआ, जो उसे बहुत लंबा और स्ट्रेट फील हुआ। उसने सोचा, ये सही है, नाक मुझे पसंद आया। फिर उसने आंखों पर हाथ फेराया। आंखें उसके बहुत बड़े बड़े फील हो रहे थे। उसके आईब्रोज भी दीक्षा को बहुत घने फील हुए, बड़ी बड़ी आईलैशेज। दीक्षा को सैनिक का चेहरा छुके फील हुआ कि ये आदमी बहुत हैंडसम है। उसने सोचा, अगर इसकी दाढ़ी और मूंछ होती तो शायद ये पूरा हीरो दिखता। अभी भी दिखता होगा, लेकिन मैं तो इसे देख भी नहीं सकती। दीक्षा को लग रहा था कि सैनिक सोया हुआ है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक मॉन्स्टर को हाथ फेर कर जगा रही है। दीक्षा की छुअन सैनिक को बहुत अच्छा लग रहा था। दीक्षा के मन की बात जानकर उसे अपने चेहरे पर प्राउड फील हो रहा था। उसने सोचा, तो मेरी बीवी को दाढ़ी मूंछ वाले पसंद है, और बीवी जी, आपके लिए ये भी कर लेंगे। जब सैनिक ये सब सोच रहा था तब दीक्षा उसके फेस को एक्सप्लोर करने में बिजी थी। दीक्षा धीरे धीरे फेस से नीचे के तरफ बढ़ने लगी। उसने सैनिक के गले को छुआ तो उसे उसके एडम्स एप्पल फील हुए। उसे शार्प एडम्स एप्पल वाले लड़के बहुत पसंद है। दीक्षा धीरे से मुस्कुराए, फिर वो अपना हाथ सैनिक के छाती के तरफ बढ़ाए। अब सैनिक को और कंट्रोल नहीं हुआ और वो दीक्षा के हाथ को झट से पकड़ लिया। दीक्षा को ऐसा लगा कि किसी ने उसे 5वें माले से धक्का दे दिया है। वो बहुत एम्बारेस्ड हुई। उसने अपना हाथ खींचा छुड़ाने के लिए, बट अब उसका हाथ सैनिक कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसके कान के करीब जाकर बोला, क्या फील कर रही थी तुम इतनी देर से? क्या तुम्हें मेरा फेस पसंद आया? दीक्षा ने चौंक के पूछा, क्या तुम इतनी देर से जागे हुए थे? सैनिक फुसफुसाकर जवाब दिया, हाँ मेरी जान, मेरी बीवी मुझे इतने प्यार से सहला रही है तो मैं सो कैसे सकता हूँ। दीक्षा ने हड़बड़ाहट में बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जाग रहे हो? सैनिक ने अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, अगर मैं कह देता कि मैं जाग रहा हूँ तब तो तुम मुझे इतने प्यार से सहलाती नहीं, और मैं ये भी नहीं जान पाता कि मेरी बीवी को दाढ़ी मूंछ वाला आदमी कूल लगता है। दीक्षा ने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने फिर से मेरे मन की बात को सुना। सैनिक ने हंसते हुए कहा, अरे तुम इतनी जोर से बातें क्यों करती हो अपने मन में? ये बोलते हुए सैनिक अपने मुंह को दीक्षा के गले में रगड़ने लगा, जिससे दीक्षा को अजीब सा लगने लगा। सैनिक बातें करना बंद करके अपना काम करता रहा। धीरे से उसने दीक्षा के गाल में हाथ रखा और उसके गले में पैशनेटली किस करता रहा। दीक्षा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसका मन चाह रहा था कि वो उसे प्यार करे। उसका दिमाग उसके मन से हार मान रहा था। सैनिक रुका नहीं। गले से होकर उसने उसके चीन पर किस किया, फिर उसके गाल में। ऐसे करते करते कब दीक्षा नीचे हो गई और सैनिक ऊपर, उन दोनों को पता भी नहीं चला। सैनिक उसके होंठों पर किस कर रहा था। दीक्षा ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। उसका दिमाग उसके मन के आगे हार गया था। सैनिक को भी कोई होश नहीं था। वो अपना सारा रेस्ट्रिक्शन भूलकर दीक्षा को प्यार करना चाहता था। उसे पता चल गया था कि दीक्षा के मन में भी उसके लिए जगह है। अब वो अपने आप को रोक कर नहीं रख सकता। धीरे से उसने दीक्षा के ड्रेस को उठाया। उसके पेट पर जब उसने हाथ रखा तो उसे बैंडेज छूकर दीक्षा के ऑपरेशन का याद आया। उसी वक्त उसने अपने आप को रोक लिया। अगर उसने कुछ किया तो दीक्षा को तकलीफ होगी। एक दिन पहले ही उसके बेटी को जन्म देते हुए दीक्षा का बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। अब वो अपनी वजह से उसे हट कैसे कर सकता था। उसने तुरंत अपने आप को रोककर दीक्षा के ऊपर से उठ गया। जल्दी से उसने दीक्षा को बोला, मैं शावर लेके आता हूँ। ये बोलकर वो वहां से जल्दी से चला गया। दीक्षा को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसे लगा उसका दिल खाली हो गया है।
उसे समझ नहीं आया कि जिसने इस सब की शुरुआत किया वही उसे अकेला छोड़ के क्यों चला गया। वो कुछ देर तक वैसे ही सोफे में पड़ी रही, फिर धीरे से उठी और घर के काम में लग गई। अपने बेडरूम में जाकर वो साफ सफाई करने के लिए पोछा उठाने गई तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ गई। वो पहले से ही ऐसी थी, दर्द होने पर भी ज़्यादा चीखती चिल्लाती नहीं थी। उसकी माँ बोलती थी, बेटा अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें दर्द हो रहा है। दीक्षा जवाब में मम्मी को बोलती थी, मैं दर्द को सह के ही तो ताकतवर बनूंगी। फिर मम्मी उसे डांटती थी, तुम्हें ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगी, तुम पर कोई आंच भी आने नहीं दूंगी। दीक्षा ये सब बातें याद करते ही रो पड़ी। उसने कहा, देखा माँ, आज तुम मेरे साथ नहीं हो मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं अगर ताकतवर नहीं होती तो क्या मैं अकेली जिंदा रह पाती। उसके आंसू टपक के नीचे गिर रहे थे, लेकिन एक बूंद आंसू हवा में ही रुक गया, वो नीचे नहीं गिरा। दीक्षा को समझ आ गया कि सैनिक आ गया है। वो झल्ला कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, मेरी बीवी रो रही है, क्या मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं उसे चुप कराऊं? दीक्षा ने फिर उसी टोन में कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सैनिक ने उसे समझाते हुए कहा, मेरा बाबू गुस्सा क्यों है? दीक्षा ने बात को बदलते हुए कहा, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। अब दीक्षा ऐसे कैसे बोल सकती है कि उसका लव मेकिंग बीच में रुक जाने से वो गुस्सा हो गई है। और सैनिक को भी ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसे तो लगता था कि दीक्षा उसे पसंद नहीं करती। उसने दीक्षा की उदासी का यही मतलब निकाला कि वो अपने घर को याद कर रही है। उसने धीरे से दीक्षा के हाथ को पकड़कर कहा, हम जब उस दुनिया में जाएंगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हें बहुत प्यार करेगा। दीक्षा गुस्सा होकर बोली, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। जब मुझे ज़रूरत थी तब वो लोग कहाँ थे? मेरे बचपन में मेरी मम्मी पापा साथ में क्यों नहीं थे? अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सैनिक ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ तुम्हें शायद नहीं होगी, लेकिन उन्हें तुम्हारी ज़रूरत तो पड़ सकती है ना। अगर वो तुम्हें नहीं चाहते तो क्या वो मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भेजते? एक बार सोच कर देखो। दीक्षा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे ये सब नहीं जानना। मैं कॉलेज स्टार्ट करना चाहती हूँ आज से, ताकि तुमसे दूर रह सकूँ। 1 साल से मैं कॉलेज नहीं गई, मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करना है। सैनिक ने तुरंत कहा, हाँ लेकिन कल से जाना, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर दीक्षा कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद करते हुए कहा, मुझे जाना है। ये बोलकर वो उठ के बाथरूम में चली गई शावर लेने के लिए। सैनिक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन कोई बात नहीं, यही जिद तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने में हेल्प करेगी। दीक्षा बाथरूम से बाहर निकली और तैयार होकर लिविंग रूम में आई। उसने देखा वही ड्राइवर लिविंग रूम में नाश्ता लगा रहा है। उसने हैरान होकर कहा, तुम अम्मा नहीं बने आज? सैनिक ने मुंह बनाकर कहा, कौन से पति को अच्छा लगता है उसके पत्नी के मुंह से अम्मा सुनना? और फिर मुझे तुम्हें कॉलेज भी तो छोड़ना है। दीक्षा मुंह घुमाकर बोली, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। सैनिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, पर मुझे पैसेंजर चाहिए। मेम सब मैं खाऊंगा क्या? मेरे पेट पर लात मत मारिए। ये बोलकर उसने रोतलू सा मुंह बनाया, जिससे दीक्षा को हंसी आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून।